तो हम लोग कल देख रहे थे नेशन स्टेट के बारे में। तो इंडिया इज ए नेशन स्टेट और नॉट? भारत नेशन स्टेट है कि नहीं है? इंडिया इज नेशन स्टेट और नॉट? भारत नेशन नहीं, अब इसका हिंदी क्या होता है? नेशन स्टेट मतलब राष्ट्र राज्य, ठीक है ना? है कि नहीं है? पाकिस्तान पाकिस्तान है कि नहीं नेशन स्टेट? नेशन स्टेट नहीं है इसलिए कि उन्होंने अपने रिलीजन कौन सा है, उनका जो स्टेट रिलीजन है दैट इज द इस्लाम, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हाँ कि हमारा स्टेट रिलीजन क्या होगा, इस्लाम होगा। और कोई भी जो नेशन स्टेट होता है उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, मतलब ऑफिशियली उसका रिलीजन नहीं होता। उस देश के लोग मानने वाले अपने अपने धर्म का पालन करने में कोई स्वतंत्रता होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वह देश ये डिक्लेयर नहीं करता है कि हम जो है हमारा स्टेट का रिलीजन हिंदू है या इस्लाम है। जिस भी स्टेट जिस भी नेशन स्टेट का कोई अगर स्टेट रिलीजन है तो फिर वो नेशन स्टेट के लक्षण उसके अंदर नहीं है, लेकिन दूसरी क्वालिटीज को फॉलो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नेशन स्टेट के जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स को वो मतलब कि उस पर वो नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो नेशन स्टेट अपने आप में मैंने बताया 4-5 चीज़ों को मैंने बताया। क्या क्या बताया था नेशन स्टेट के बारे में? भौतिक क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या नहीं, ये सब काम नहीं बताया, वो तो राज्य के लक्षण मैंने बताए थे कि अगर कोई राज्य का निर्माण होता है तो राज्य के निर्माण में इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, 5-6 चीज़ें बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं। कोई भी अगर नेशन स्टेट होगा, पहली बात कि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है यूरोपीय कंट्रीज में होता है। सेकेंड चीज़ है कि 14वीं से लेकर के 16वीं 17वीं शताब्दी तक अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फ्रांस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशन स्टेट को क्रिएट करने में। तो वहाँ पर कोई एक जो ये पूरे यूरोप का एक्सपीरियंस है, सिर्फ फ्रांस का एक्सपीरियंस नहीं है। अलग अलग देशों ने, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज ने नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को ग्रो करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें अमेरिका का भी कंट्रीब्यूशन है, फ्रांस का भी है, इंग्लैंड का भी है, इटली का भी है, सभी देशों का। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा यूरोप की समस्या एक थी। सभी लोग जो है रिलीजियस समस्या, सब लोगों का ईसाइयों के वर्चस्व, जो उनकी बाइबल होती है उनका संविधान हुआ करती थी, सब लोग पोप के अधीन हुआ करते थे। पूरे यूरोप में सामंतवादी या जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा यूरोप इससे ग्रसित था। यूरोपियन यूनियन बनने का रीज़न क्या था? क्योंकि उन लोगों के बीच में बहुत समानताएं हैं आपस में, हर कंट्रीज की अपनी भाषा अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है आपस में। उनकी कल्चर में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो जो नेशन स्टेट का जो डेवलपमेंट होता है वो 17वीं शताब्दी के आसपास में कहाँ होता है? यूरोप में होता है। और उसके ग्रो करने में या उसके ग्रोथ में, उसकी उत्पत्ति में, उसके डेवलपमेंट में पूरे यूरोपीय सभी देशों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें फ्रांस का कंट्रीब्यूशन कहीं पर जाता है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन क्या किया, नेपोलियन का जब उदय होता है तो नेपोलियन ने उदय करने के बाद पूरे यूरोप के बहुत से देशों को जीत लिया, कंट्री को। जैसे उसने इटली को एक यूनिट में उसने क्या कर दिया, बांध दिया। जर्मनी को उसने एक यूनिट में बांध दिया। तो इससे बाहरी व्यक्ति, जैसे कोई आदमी हिंदुस्तान, जैसे अब अंग्रेजों को देखा जाता है ना कि हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान बनाने में अंग्रेजों का योगदान क्या है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भारत जो था, इंडिया था, अलग अलग राज्यों में डिवाइडेड था, अलग अलग राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के शासन हुआ करते थे। इंडिया डिवाइडेड नहीं था, लेकिन ठीक है, ब्रिटेन आया या ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने भारत के अलग अलग पार्ट पर पूरे इंडिया को क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया, पूरा एक में जोड़ दिया। तो जब हम स्वतंत्रता हमने प्राप्त किया, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमको एक बना बनाया भारत मिला, पूरा का पूरा। यूनिफिकेशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ी ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स अगर देख दिया जाए तो जो रियासतें थे, रियासतों को उन्होंने मर्ज करके इंडिया में मर्ज करा दिया। बाकी यूनिफिकेशन का काम क्या हो गया, करीब करीब इंडिया का पूरा हो गया। उसी तरीके से जब हिटलर वो आता है आपका नेपोलियन, तो नेपोलियन ने भी अलग अलग देशों को जो है यूनाइट किया। इटली को जीत करके उसने एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जर्मनी को उसने एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। इससे कि बाद में क्या हुआ, नेशनलिज्म। तो इटली वालों को लगा कि नहीं, अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। तो जैसे उसका वर्चस्व खत्म हुआ, जर्मनी जैसे वर्चस्व खत्म हुआ, तो जर्मनी को लगा कि नहीं, हमको एक यूनिट कंट्री के रूप में रहना चाहिए। तो नेशन स्टेट को जन्म देने में
मतलब कुछ अनेक देशों का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और दुनिया के अधिकतर देश अपने को नेशन स्टेट कहते हैं, अधिकतर नेशन स्टेट, हम नेशन स्टेट है। और इसको ग्रो करने में यूरोपीय कंट्रीज का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट और भी है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। अब नेशन स्टेट का संबंध नेशनलिज्म से क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्र की भावना। हाँ, एक सेंटिमेंट ही है। नेशनलिज्म का एक सेंटिमेंट है, एक भावना है। तो नेशनलिज्म से किन चीज़ों पर जोर दिया जाता है? कल्चरल होता है, भावनात्मक जो होता है उसके अपने क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। एक भावनात्मक कि हमारा जो देश है, हमारा कल्चर है, हमारे लोग हैं। और इससे ये भी हो सकता है कि सर पूरे इसमें पूरा राष्ट्र आता है। अगर राष्ट्रीयवाद की भावना होती है, वो एक धर्म या एक प्रदेश इसमें नहीं जुड़ा होता है, इसमें पूरा एकदम बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि जब एक नेशन बनता है, जब देश बनता है और लोगों के अंदर जब नेशनलिज्म का भाव आता है तो लोग अपनी जो क्षेत्रीय चीज़ें होती हैं उसको भूल जाते हैं और देश की चीज़ों को देखा जाता है और उन्हीं की चीज़ों को, विदेशी चीज़ को नहीं। हम लोग एक ऐसा सेंटिमेंट खोजते हैं जो पूरे देश को क्या करे, यूनाइट करे या इकट्ठा करे। जैसे हिंदी को माना जाता है कि एक हमारी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, एक हमारी कल्चर होनी चाहिए। बहुत चीज़ों को एक में खोजने का नेशनलिज्म का भी दो पार्ट है। एक है कि बहुत उग्र नेशनलिज्म कहा जाता है, उग्र का मतलब एक्सट्रीम नेशनलिज्म, और एक होता है कि नेशनलिज्म का जो स्लो होता है, यानी जो मध्यम नेशनलिज्म होता है, वो सेंटिमेंट आता है। जैसे जर्मनी का जो नेशनलिज्म था, जो हिटलर ने किया, वो कैसा था? उग्र राष्ट्रवाद है। वो कहता है कि दुनिया में हम ही रहेंगे, दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है। जर्मनी ने पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड को जीतने का प्रयास किया। ये उग्र नेशनलिज्म है कि वो कहता है कि हमारा नेशनलिज्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे का उसका लिए सेकेंडरी, तो दूसरे देशों को जीतना शुरू कर देता है। तो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हुआ, ये बहुत अर्ली कॉन्सेप्ट है, ये करीब 19वीं शताब्दी की बात है। एक राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये 19वीं शताब्दी में पैदा होता है, बहुत बाद में पैदा होता है, ठीक है ना। जैसे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इस रिवोल्ट के बारे में कहा जाता था कि उस समय पूरे देश को यूनाइट करने वाला लोगों के पास सेंस नहीं था, क्योंकि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उसमें ग्रो ही नहीं हुआ था, ठीक है ना। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उसमें ग्रो ही नहीं हुआ था, तो राष्ट्रवाद जैसा शब्द तो उसमें अप्लाई किया नहीं जा सकता है। लेकिन लोगों के अंदर एक यूनिफिकेशन का भाव तो जरूर था, क्योंकि मुगल सम्राट हमारा सम्राट है, यह एक लक्षण है। पूरे अगर भारत के सभी लोग, चाहे वो दक्षिण भारत हों, चाहे उत्तर भारत के हों, चाहे असम के लोग हों, चाहे गुजरात के लोग हों, अगर सभी किसी एक राजा में बिलीव करते हैं तो यह नेशनलिज्म का लक्षण है, राष्ट्रवाद का लक्षण है, ठीक है ना। और इस प्रकार से चीज़ों को देखने को मिलता है। इसमें नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसको उत्पत्ति का श्रेय जाता है, किसे जाता है? यूरोपीय देशों को ही जाता है नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप जो है, हम आपको बताने जा रहे हैं, कल मैं 3-4-5 चीज़ों को, कोई भी अगर राष्ट्र राज्य होगा, नेशन स्टेट होगा, तो उस नेशन स्टेट में वहाँ की किंगशिप की व्यवस्था नहीं होगी, सामंतवादी व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ का कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है ना, और अलग अलग सिस्टम अपने काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, अब उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। द फैक्ट्स विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, वे तथ्य जो कि वे कारण, जिनके कारण, हाँ, बैकग्राउंड ऑफ द नेशनलिज्म, ठीक है ना, टॉपिक है बैकग्राउंड ऑफ द नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि क्या है, नेशन स्टेट की पृष्ठभूमि, राष्ट्र राज्य की पृष्ठभूमि क्या है? नेशन स्टेट, इसकी हिंदी होती है राष्ट्र राज्य की पृष्ठभूमि। नेशन स्टेट की बैकग्राउंड ऑफ द नेशन स्टेट, यानी किन कारणों से, अब इसका उत्तर ये भी है, किन कारणों से राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति होती है, इसकी विशेषता भी है। सब चीज़ें एक ही में बता रहा हूँ कि जो कोई भी नेशन स्टेट होगा तो जिन कारणों से उत्पत्ति होती है वही कारण उसका बन जाता है। तो पहला इसकी जो उत्पत्ति है, इसका रीजन जो है यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था,
फ्यूडलिस्टिक सिस्टम इन यूरोप, इसकी पहली हेडलाइन है कि फ्यूडलिस्टिक, कोई इंग्लिश में कोई है सिस्टम इन यूरोप, यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था। फिर भी आप लोग दोनों में लिखिए, यह हैबिट जरूरी है। फ्यूडलिस्टिक सिस्टम इन यूरोप। सर ये हेडिंग में है या ये हेडलाइन है बेटा, 5-6 हेडलाइन जो मैं आपको बताऊंगा। फ्यूडलिस्टिक सिस्टम इन यूरोप। 2017 में इसी और ये मुझे नया क्वेश्चन कुछ अलग लगा, सबसे डिफरेंट है। कौन सा? मॉडर्न से। और मैं चाहता हूँ इसका सर आप बताओ क्या सही होगा। अच्छा हाँ बताइए। क्वेश्चन था मैं लिखित में से इसका नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है। ऑप्शन था कोई नहीं जुड़ा है। हाँ जुड़ा नहीं है, जिसका जुड़ा नहीं। मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ उसको बस है, लेकिन उसमें जितने भी नाम दिए कोई नहीं जुड़ा। कर्नल सेंट लेगर और एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और एक थे कर्नल बेलेस और एक उपर्युक्त में सभी। कोई नहीं जुड़ा उसमें। जुड़ा होता है, ये सब अच्छे क्वेश्चन नहीं है, ये सब बकवास के क्वेश्चन नहीं। इसका पहला आंसर सही दिया है, आप बताते हो अच्छा क्वेश्चन नहीं। ये सब अच्छे क्वेश्चन नहीं है। ऐसे एक क्वेश्चन इसका पहला हमको बनाने के लिए कहिए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बता दूं आप किताब लेके बैठोगे तभी नहीं खोज पाओगे। ये सब कोई क्वेश्चन था ना, ऐसे घुमा देता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन की हमेशा रिलेवेंसी होती है। रिलेवेंसी मतलब कि उसको क्वेश्चन को जब आंसर को देखो तो इसका समझ में आएगा कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन जितने भी रिवोल्ट मैंने पूरा पढ़ा है, मैं देख चुका हूँ। अपनी तरफ से मतलब ये मैं सोच रहा था सच में मैंने पढ़ा ही नहीं, इसका कहाँ से आ गया, लेकिन इसका आपने नहीं दिया आंसर। अच्छा वही तो मैं सच में मुझे कंफ्यूज करता है, तो फिर अच्छे कंफ्यूज होंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं वो किसी को हवा ना लगे, वो हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। ठीक है। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम इन द यूरोप। अब यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी। अब सामंत क्या होते थे? यहाँ का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था राजा होता था। राजा के नीचे क्या होता था? सामंत होता था। टेक्निकली जो ये सामंत होते थे ना, ये जो सामंत होते थे ये सॉवरेंटी, इनके पास सॉवरेन पावर हुआ करती थी। टेक्निकली सॉवरेन पावर होती, जैसे सॉवरेन पावर किसके पास है? मोदी जी के पास, केंद्रीय सरकार के पास। ठीक है ना। तो सॉवरेन पावर इनके पास। लेकिन अब कोई हरदोई का कोई बंदा हो गया, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, और वह खुद सारा काम जो है पैरेलल गवर्नमेंट की तरह से करने लगे, खुद जो है पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे, तो क्या हो जाएगी? तब जो है राजा की जो सॉवरेन पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो जो सामंत होते थे यूरोप के, इनके पास सॉवरेन पावर हुआ करते थे। सॉवरेन का मतलब इनके पास प्रभुसत्ता होती थी। ये मुकदमों का फैसला भी करते थे, अपनी जमीनों को टैक्स भी वसूलते थे, ये सारे काम करते थे। छोटा राजा, हाँ छोटे राजा आप कह सकते हो, छोटे मोटे राजा। तो जो ये फ्यूडलिस्टिक सिस्टम थे, ये अपने को स्वतंत्र मानते थे। क्या मानते थे? ये लोग अपने को कहते थे कि हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो इससे जनता, सबसे जो बर्डन था वो जनता के ऊपर इसका बर्डन हुआ करता था और जनता का शोषण करते थे। और इसीलिए जब मध्यम वर्ग की क्रांति हुई, मध्यम वर्ग की जब क्रांति हुई तो उसमें मैंने बताया शहरों का उदय हुआ। यूरोप में शहरों का उदय बहुत बाद में होता है, 16वीं 17वीं या 12वीं 13वीं शताब्दी में शहरों का उदय होता है। इंडिया में शहरों का उदय कब होता है? यूरोप में जो विश्वविद्यालय बसाए गए या जो शहरों की उत्पत्ति होती है बहुत बाद में होती है। वो 13वीं 14वीं शताब्दी 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में शहरों की उत्पत्ति होती है। इसके पहले यूरोप में शहर नहीं थे। और भारत में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग इतने पहले थे, मतलब 4 से 5 हजार साल पहले यहाँ भारत में शहर बस गए थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध के समय भी जो है सेकेंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के समय कहा जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन। और मध्यकाल में तो भारत में बहुत से बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, बड़े बड़े शहर हुआ करते। तो यहाँ तो शहर की परंपरा थी, लेकिन यूरोप इतना पिछड़ा हुआ था कि 15वीं 16वीं शताब्दी में पहली बार शहर बसाए गए वहाँ पर।
जब शहर बसाए गए तो शहरों में जिस जिस व्यक्ति का वर्चस्व था वो थे व्यापारी। जब व्यापारी पैसे वाला हो गया तो व्यापारियों की जो भिड़ंत सबसे पहले हुई किससे हुई? सामंतों से हुई सबसे पहले, क्योंकि जो व्यापारी भी अपने अधिकार को चाहते थे और बहुत से वो कवियों को, लेखकों को शेल्टर देते थे अपने पास। और इसीलिए यूरोप के क्रांतिकारी आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो व्यापारियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने फ्यूडलिस्टिक सत्ता को क्या किया? चुनौती दिया। जो सामंतों की सत्ता थी उसको उन्होंने क्या किया? चैलेंज किया। ठीक है ना। तो जो यूरोप में जितनी भी क्रांतियां हुई उन क्रांतियों में व्यापारियों ने शोषक का भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि नया नया उभरा हुआ वर्ग व्यापारियों का था जो अच्छे घर बनवाता था, सामंतों की तरह घर बनवाता था, शहरों में रहता था, वह उदार भी होता था, लेखकों को, कवियों को, क्रांतिकारियों को वह शेल्टर भी देता था। ठीक है। इस प्रकार से व्यापारियों ने, तो यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था ने का कंट्रीब्यूशन जो है नेशन स्टेट में, जब वहाँ पर नए राज्य बनाए गए, नेशन स्टेट बनाए गए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किस व्यवस्था को खत्म किया? नेशन स्टेट की व्यवस्था को, में सामंतवादी व्यवस्था को उन्हें जगह नहीं दिया। हाँ, क्या इनके पास मतलब जो सामान है तो इनके पास क्या मिलिट्री पावर भी होती है? ये लोग सैनिक सेना भी रखते थे अपने पास। इनके पास अपनी छोटी मोटी टुकड़ी भी, जो जितना बड़ा हो। मतलब जो रिंग फेंस जो नहीं, वो जो है रिंग फेंस जो पॉलिसी थी, तो उसमें भी यही सामंतवादी व्यवस्था ही लागू होती, जो मतलब भारत में जो राजा थे उनको अपनी जो सेना दे देते थे ना, और खर्चा भी मतलब उन्हीं से लेते थे। अब वो तो उसकी नीति बता रहे हो आप, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस बोलते हैं उसको, वो भी समाज में आ जाएगी। सहायक संधि। तो सामंत थे, वो तो राजा थे। भारत में जो 565 रियासतें थी वो तो स्वतंत्र राजा ही हुआ करते थे। सर अपने यहाँ पर जो सामंत व्यवस्था शुरू हुई थी उस व्यवस्थित तरीके से शुरुआत हुई थी या इससे पहले बेहतर तरीके से हुई थी? हुई तो पहले थी, लेकिन अगर देखा जाए सिस्टमेटिक तरीके से तो किस शासनकाल से? देखो, इन्होंने क्वेश्चन अलग से पूछ लिया है, तो अब उसके लिए पहली बार भारत में जो लैंड जमीन देने की परंपरा सबसे पहले सातवाहनों के समय शुरू हुई। ठीक है ना। सातवाहनों को, मंदिरों को दान दिया जाता था, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। सामंतवादी व्यवस्था का वो संकेत माना जाता है। ठीक है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि मध्यकाल में, जब गुप्त काल में भी इसका और भी डेवलपमेंट हो जाता है, और गुप्त काल के बाद जब मध्यकाल आता है तो मध्यकाल में इसका तो जो राजपूत राजा थे वो किसी समय के पहले सामंत हुआ करते थे, बाद में क्या हो गए? राजा हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो पहले अर्धशासकीय अधिकार उनके हुआ करते थे। ये मध्यकाल के जितने भी राजपूत राज्य बड़े बड़े आपको दिखाई पड़ते हैं वह गुप्त काल में छोटे छोटे थे, और फिर जब जैसे ही गुप्तों का शासन खत्म हुआ उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता के क्या कर दिया? डिक्लेरेशन कर दिया। ठीक है ना। तो कोई भी राष्ट्र राज्य होगा तो वो सामंतवादी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद राजाओं को एसिमुलेट कर दिया गया, उनकी प्रभुसत्ता को क्या कर दिया? हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। यह नेशन स्टेट का लक्षण है। तो यूरोपीय कंट्रीज में भी बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, उनकी अपनी सेनाएं थी, उनका टैक्सेशन सिस्टम उनका अपना हुआ करता था, सब कुछ अपने उनके सिक्के हुआ करते थे, उनकी व्यवस्था हुआ करती थी। तो बहुत से कम चीज़ों में वो लोग राजा के महत्व को मानते थे, और ये लोग अनुमानसिक हुआ करते थे, हेडेट्रल ये लोग थे। ठीक है ना। तो इसीलिए नेशन स्टेट की व्यवस्था में यूरोप का जो सामंतवादी व्यवस्था बड़े स्तर पर जिम्मेदार। दूसरा है सेकेंड रीजन कि पुनर्जागरण की भूमिका, रोल ऑफ द रिनेसांस, पुनर्जागरण की भूमिका। रोल ऑफ द रिनेसांस। इसमें क्या इनका क्या योगदान है? पुनर्जागरण का क्या योगदान है? स्वतंत्रता देना सभी को, मतलब विकास साइंटिफिक रीजन से या साइंटिफिक रीजन पे उसको तो ना करना। देखिए, सिर्फ एक लाइन पुनर्जागरण की जब भी बात आती है तो इसका सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच की भावना का विकास हुआ। साइंटिफिक थिंकिंग को लेकर के लोगों के अंदर क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। जब वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक थिंकिंग की इनके अंदर विचार हुआ
तो उन्होंने धर्म यानी रिलीजन को क्या कर दिया, चुनौती दिया। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो पुनर्जागरण की भूमिका कि इसमें वैज्ञानिकता का इसमें क्या हुआ, जन्म हुआ। वैज्ञानिकता का जन्म लोगों के अंदर हुआ, और वैज्ञानिकता का जब जन्म हुआ तो इन्होंने जो भी धार्मिक विश्वास था उस समय का, तो धार्मिक विश्वास को उन्होंने क्या किया, चुनौती दिया। उस समय तो चूंकि यूरोप की बात है तो उसमें जो भी होता था धार्मिक विश्वासों को उन्होंने क्या कर दिया, चुनौती दिया, विश्वास को चुनौती दिया। और जब धार्मिक विश्वासों को चुनौती दिया उन्होंने, तब चूंकि उस समय का जो स्टेट रिलीजन था किससे चलता था, स्टेट रिलीजन ईसाई धर्म ही था। और जो संविधान था, बाइबिल में जो भी लिखा है उसके अनुसार ही शासन चलाया जाता था। हमारा जो संविधान उसमें यूरोप का था वो बाइबिल के अनुसार चलता था। बाइबिल में जो भी लिखा हुआ है उसी के अनुसार शासन चलाने की जिम्मेदारी थी। इसके बाइबिल का जो रखवाला था वो था पोप, और पोप के नीचे कौन होते थे, पादरी। और जो राजा होता था इनके अधीन काम करता था। राजा किसके अधीन था, पोप और पादरी के अधीन काम करता था। और किसी की हैसियत नहीं कि बाइबिल में जो लिखा उसे चुनौती दे दे। लेकिन जैसे ही साइंटिफिक टेम्पर के अंदर लोगों ने तो वैज्ञानिकता का कि जैसा ही लोगों के अंदर भाव हुआ तो लोगों ने बाइबिल को भी चुनौती देना शुरू कर दिया कि ये लिखा, हम इसको नहीं मानते हैं। तो विश्वास के आधारों, जो पहले विश्वास का आधार जो था वो अंधविश्वास था, अब हो गया विश्वास का आधार क्या बन गया, विश्वास का आधार क्या बन गई, हाँ वैज्ञानिकता बन गई। और मैंने बताया था कि प्रमाण, विश्वास के 3 आधार किसने बताए थे, कल पढ़ाया था मैंने, विश्वास के 3 आधार, एक दलील, एक तर्क और एक प्रमाण और तीन बताया, जो हाँ तर्क है, प्रमाण है और साक्ष्य, 3। हाँ उसमें से एविडेंस को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया विश्वास। अब विश्वास के 3 लोगों पहले विश्वास करते थे कि जो बाइबल में लिखा है वो 100% सही है, इसलिए कि यह गॉड की, ईश्वर की वाणी है। तो उनको लोगों ने चैलेंज किया, कहा हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी चुनौती थी अपने आप में। तो पुनर्जागरण का बहुत बड़ा रोल अपने आप में होता है। इसका मतलब है नेशन स्टेट में अगर कोई भी व्यवस्था होगी तो उस नेशन स्टेट में पहले है, उस नेशन स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है ना, जो भी स्टेट नेशन होगा उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। एनी नेशन स्टेट विल नॉट स्पॉन्सर टू द एनी रिलीजन, यह इसका एक फंडा है। और एक चीज और भी से निकल के आती है कि वह नेशन किस पर आधारित होगा, आधुनिकता पर आधारित होगा, यानी वैज्ञानिक सोच पर आधारित होगा। वह नेशन किस पर आधारित होगा, वैज्ञानिक सोच पर आधारित होगा। कोई भी नेशन स्टेट है होगा तो वह वैज्ञानिक सोच पर आधारित होगा। हाँ अंधविश्वास। तो हमारा जो अगर हम नेशन स्टेट है, हमारा संविधान है, तो किस पर आधारित होगा, साइंटिफिक थिंकिंग पर वह बिलीव होगा, अंधविश्वास पर नहीं होगा। जो लिखा उसको मान ले, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। फ्रीडम टू बोहेमिया है, फ्रीडम टू बोहेमिया। हाँ तो ये है। हाँ तो संविधान में हमारा ये इम्फेसाइज करता है कि हम रिजनेबल हमको होना चाहिए, हमको तार्किक होने चाहिए। ठीक है ना। और संविधान भी इसके बाहर नहीं है। संविधान में कुछ अगर अंधविश्वास लिखा है तो उसको चुनौती देना हमारा क्या बनता है, राइट बनता है। हम उसी चीज़ को मानेंगे जो कि साइंटिफिक हो, तार्किक हो, जो वैज्ञानिक हो। और आधुनिकता की परिभाषा क्या है, मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए, शायद मॉडर्न इंडिया मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ाया आपको। आधुनिक काल की शुरुआत कब से होती है भारत में? माना तो जाता है 57 से, लेकिन 58 से प्रॉपर माना जाता है विद्रोह से। कैसे आधुनिक काल की, मतलब जब लोगों के अंतर्गत रिसर्च या खोज शिक्षित जब होने लगे, मध्यवर्ग के लिए हुए 1850 से हुई है। अरे हम लोग की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में आधुनिक मॉडर्न की शुरुआत कब से होती है? ये माना तो 57 से ही जाता है। वैसे तो 58 आप बता रहे थे। 1700 सदी से, जब 1706 से जब से मतलब इनका खत्म हुआ है औरंगजेब का, उसके बाद से आदमी का। औरंगजेब बता रहे हो जी। आधुनिकता का मतलब क्या है? मैं टॉपिक हमारे जुड़ी इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब बताता नहीं मैं। आधुनिकता की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द मॉडर्निटी? आधुनिकता का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? हर एक चीज को
आधुनिकता का मतलब है जो शिक्षा का विस्तार हो और उसको साइंटिफिक तरीके से उसको प्रमाणित करें। नहीं, आधुनिकता का मतलब क्या है? जब आधुनिकता का मतलब आप समझेंगे तभी तो आधुनिक काल की शुरुआत को लिंक कर पाओगे। मानसिकता या विचार में परिवर्तन नहीं नहीं नहीं, एक बार सब बताया था आपने, याद आ रहा है वो जो मैंने कर दिया था वो नहीं कि धोती वाला ऐसा कुर्ता जो आप बताया, हाँ। इसका शिक्षा से शायद कुछ आपने कुछ बताया था। काफी लंबा टाइम हो गया स्टार्टिंग में जब आप आए थे ना, शिक्षा से, बेसिक शिक्षा से इसका शायद होता है ना। विचारधारा में परिवर्तन आप बता रहे थे उस समय, जब बता रहे थे कह रहे थे कि जो लोगों के विचार में परिवर्तन हो या अपनी सोच को बदलाव हो, मानसिकता में परिवर्तन, विचार नहीं। देखिए, मानसिकता में परिवर्तन नहीं। आप मान लीजिए कोई कम से कम आप अभी पैंट शर्ट कपड़ा पहना हो, अभी कपड़े निकाल के फेंक दो तो परिवर्तन हो जाएगा, जो आधुनिक हो जाएगा। सर नई सोच का ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन उस दिन भी ऐसे डिबेट हुआ था, आपने इसका वाले के साथ साथ नए लोगों को नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। सर नई सोच का देखिए, चलिए मैं अपना टाइम नहीं लूंगा आप लोगों को, लेकिन इस सब चीज़ों को कभी भूलिएगा मत, जो मैं फिर बता चुका हूँ फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो आधुनिकता के कॉन्सेप्ट की सबसे पहले विश्व में शुरुआत होती है, यूरोपीय देशों में ही शुरुआत होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्निटी स्टार्टेड इन द यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपीय आधुनिकता के तत्वों की शुरुआत कहाँ पे होती है? यूरोपीय देशों में ही होती है। और टेक्निकली माना जाए तो इसका जो जन्म माना जाता है इंग्लैंड से ही माना जाता है। अब आप कहोगे कि आधुनिकता की शुरुआत अगर यूरोप से होती है तो आधुनिकता की परिभाषा क्या है? आधुनिकता का संबंध, सीधा का संबंध वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी सोच वैज्ञानिक है तो आप क्या हैं? आधुनिक हैं। अगर सोच वैज्ञानिक नहीं है तो आप आधुनिक नहीं। और शॉर्ट में बताया मैंने आप। तो अगर आपकी सोच, इसका मतलब कि आपकी सोच से है। सोच कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए। और अगर आपकी सोच वैज्ञानिक है तो आप क्या है? आधुनिक है। अगर सोच वैज्ञानिक नहीं है तो फिर आप वैज्ञानिक और आधुनिक नहीं। किसी भी चीज नहीं, किसी भी चीज को आप तब मानिए जब उसके पीछे क्या हो? एक साक्ष्य हो, प्रूफ हो। बिना भी किसी प्रूफ या बिना साक्ष्य को किसी भी चीज को नहीं मानना, यही है आधुनिकता और यही है वैज्ञानिकता। और बिना अंधविश्वास के कोई कहेगी कि मैंने वहां देखा है एक भूत नाच रहा था, एक चुड़ैल नाच रही थी, तो हम क्यों माने? नहीं मानेंगे हम, सीधी सी बात है। हम तब मानेंगे जब हम उसको अपनी आंखों से देख लें, या जब उसके लिए हमारे अविश्वास के 3 आधार मैंने बताया था आपको, जो अभी मैंने बताया। यह यूरोप की हिस्ट्री है, यूरोप की हिस्ट्री। उन लोगों ने कहा कि नहीं, 3 प्रमाण इसके होने चाहिए। या तो इसके लिए प्रूफ हो, या तो कोई अपनी आंखों से देखे, और इसके लिए या तो कोई साक्ष्य हो। 3 ही चीज को बताया उन्होंने। तो वैज्ञानिकता का जो प्रामाणिकता यही है। इसीलिए इस तत्व की खोज सबसे पहले कहाँ पे हुई? यूरोपीय देशों में। और वह कॉन्सेप्ट यानी साइंटिफिक थिंकिंग यूरोप से इंडिया में कैसे आई? जो यूरोप से लोग आए, ये जो क्रांति होती है यूरोप में ना, यह सन 1700 के आसपास में होती है। धर्म प्रचारक जो आए जो 73 का नहीं 1760 देखो, नहीं सन 1700 के आसपास में इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच का जन्म होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी जो डिस्कवरीज हुई यूरोप में, वो कब हुई? सन 1700 के आसपास में। तो सन 1700 में वैज्ञानिक खोजों का एक काल माना जाता है यूरोपीय देशों में। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? सन 1700 के बाद जो बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें हुई, तभी होता है वहां पर चीजें स्थापित हो गई। देन इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार शासन व्यवस्था कब स्थापित किया? 31 दिसंबर 1757, 1757। प्लासी बैटल ऑफ द प्लासी। इन्होंने क्या कर लिया? बंगाल पर क्या कर लिया? बंगाल पर इन्होंने कब्जा कर लिया, यानी इनका बंगाल पर अधिकार हो गया। जब बंगाल पर इनका अधिकार हो गया तो बंगाल में इन्होंने बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना किया। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की यहाँ पर स्थापना किया। और इन जो यानी जो शैक्षिक संस्थाएं थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई बंगाल में। और इन स्कूलों में इन्होंने साइंटिफिक थिंकिंग
ठीक है ना, यानी साइंस और मैथ की जो है चीजें मतलब यहाँ पर क्या की शुरू किया। जो यूरोप में जो रीजन और लॉजिक हुआ करती थी उस चीज को इन्होंने क्या किया यहाँ पर शुरू किया। इसीलिए भारत में सबसे पहले आधुनिकता की शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल से होती है। कहाँ से होती है? बंगाल से। और फिर जहाँ जहाँ पर भी इन लोगों ने, इसीलिए सबसे पहले जो क्रांति होती है भारत में, जो रिलीजियस रिफॉर्म, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, वो कहाँ से हुआ? बंगाल से। क्यों हुआ? वहाँ थोड़ा क्रांति हुई थी। पहले आ गई थी एजुकेशन। क्रांति के लिए एजुकेशन जो संस्थान थे वो आए थे शिक्षा के आधार पर। भाई बहुत सीधी सीमा बात बताया। जब उन्होंने यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना किया तो उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनकी भी सोच कैसी हो गई? वैज्ञानिक हो गई। उन्होंने अपने धर्म को ही चैलेंज करना शुरू किया। जो राजा राम मोहन राय की जो स्थापना ब्रह्म समाज क्यों हो गई थी? इसीलिए वो हुई थी क्योंकि वो लोग जब ईसाई धर्म के प्रभाव में आके जो ईसाई बनते जा रहे थे और युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने धर्म को ही जब चैलेंज करने लगा, तब वहाँ पर लगा कि हमारे धर्म में सुधार की ज़रूरत है, यानी बहुत बड़ी कमियां हमारे के अंदर। जब आपको सपोज कि आपके अंदर बहुत सी परंपराएं होंगी, किसी परंपरा को आप अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी सोच वैज्ञानिक होती है हर परंपरा को आप चुनौती देने लगते हो। क्या क्यों माने इसको? हम सती प्रथा क्यों हम माने? हम बाल विवाह क्यों करें? हम विधवा विवाह क्यों नहीं हो सकता है? जब साइंटिफिक थिंकिंग को तो आप इसको चुनौती चैलेंज करने लगते हो। इसीलिए आधुनिक काल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? वो बंगाल में। और यही कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई, इसके बाद महाराष्ट्र में हुई, फिर मद्रास में हुई, और वहाँ वहाँ सामाजिक सुधार की प्रक्रिया क्या हो गई? तेज हो गई। ठीक है, तो आधुनिकता के कॉन्सेप्ट की शुरू। अब यहाँ पर मैं फिर आता हूँ पुनर्जागरण की भूमिका। ये हुआ पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के कारण। और पुनर्जागरण कारण क्या हुआ? वहाँ पे धर्म में सुधार किए गए, जो रिलीजियस रिफॉर्म किए गए, और इस प्रकार से पुनर्जागरण का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो भी नेशन स्टेट होगा उस नेशन स्टेट का कोई क्या होगा? रिलीजन नहीं होगा। और वह जो नेशन स्टेट होगा वह किस पर आधारित होगा? वैज्ञानिक सोच पर आधारित होगा। ये दो विशेषताएं देखने को मिलती है। आगे चलिए। मध्यम वर्ग की भूमिका। आगे कोर्स भी आगे बढ़ता रहना चाहिए ना, क्वेश्चन भी पूछते रहिए, दोनों चीज साथ में चलते। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ कि भारत में आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसको हमेशा याद रखिए, देखो फिर इतिहास पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया है, टीसीएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया है। ठीक है, कि तीन आइडियोलॉजी है आधुनिक काल की शुरुआत होने की। एक होती है 1707 में औरंगजेब की डेथ। ये बहुत लोग ये मानते थे कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, यहाँ से भारत काल में आधुनिक काल की शुरुआत। दूसरा माना जाता है कि यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आई, कब आई? 1498 में वास्को डी गामा पहली बार इंडिया पहुंचता है। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियां कौन सबसे पहले कंपनी? पहले पुर्तगाली, बाद में फ्रांसीसी। गलत बता रहे बेटा, गलत। कोई अरे सर मैं फार्मूला बताया था, पी डी ई डी और एफ। ये वाले फार्मूला, पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से ईस्ट इंडिया कंपनी, डी से डेनिश, एफ से फ्रेंच। ये आने का क्रम है। इसको ये फार्मूला PDEDF नोट कर लीजिए। हमने जब पुर्तगाली और फ्रांस बताया, बाद में ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने का क्रम PDEDF, P से पुर्तगाली, D से डच, E से ईस्ट इंडिया कंपनी, D से डेनिश। डेनिश का मतलब डेनमार्क, ठीक है ना, ये डेनमार्क। डच का मतलब नीदरलैंड या हालैंड, नीदरलैंड या हालैंड। पुर्तगाली को जानते हो आप लोग, फ्रेंच को ये हो गया, फ्रांस हो गया। और अंतिम जो तथ्य है वो है 1757। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत की 3 डेट मानी जाती है। तो 1707, 1498 मतलब यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन, और इसके बाद फिर 1757। इसमें से कौन सा सही है? 1757। क्या इससे कोई आधुनिकता की शुरुआत भारत में हुई औरंगजेब की डेथ से? अभी तो कुछ नहीं है, नहीं हुई। इससे कोई भी वैज्ञानिक सोच की शुरुआत भारत में
नहीं हुई, तो ये खारिज हो गया यूरोपीय कंपनियों के आने से। मगर सर यूरोपियों ने भी जैसे कि वो उन्होंने नहीं प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है ये चीज लाए थे उन्होंने। नहीं, यूरोपीय कंपनियां जिस समय आई उस समय कोई वहां पर क्रांति हुई ही नहीं थी। क्रांति कब होती है? वहां पे सन 1700 के आसपास में होती है। पहले आकर के इनके पास कुछ था ही नहीं, ये लोग तो खुद ही भारत में खरीदार थे। तो यूरोप में जो क्रांति होती है कब होती है? सन 1700 में होती है। इसके पहले लोग आ चुके थे, तो इनके पास इंडिया में कुछ लाने के लिए बचा नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो 1700 में ही वहां पर क्रांति होती है, आधुनिकता की सोच की शुरुआत होती है। तो ये आते हैं 1757, इसीलिए इस डेट को ही बड़ी क्रांतिकारी डेट माना जाता है कि भारत में आधुनिक काल की शुरुआत की डेट होती है 1757 से। ठीक है ना? मिस तो नहीं होगा इसको ना, आप दोबारा मत बोलिएगा कि आधुनिक काल की शुरुआत सन 1857 से होती है। कोई डेट, इस डेट से कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? 1757 से प्लासी का जो बैटल ऑफ द प्लासी हुआ, इसी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना किया और उन शैक्षिक संस्थाओं में यूरोपीय देशों की जो शिक्षा थी, जिसमें वैज्ञानिक सोच था, उसको उन्होंने क्या किया, वहाँ पर शुरू किया बंगाल में। और शुरू करने के बाद भारत के युवाओं में भी वैज्ञानिक सोच का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। और यह भारत में वैज्ञानिक सोच या आधुनिकता का प्रादुर्भाव बंगाल से सबसे पहले फिर मुंबई पहुंचा, फिर मद्रास पहुंचा, अलग अलग शहरों में पहुंचा और यहीं से भारत में आधुनिकता काल की शुरुआत होती है। समझ में आया ना? अब अगली पॉइंट है मध्यम वर्ग की भूमिका, रोल ऑफ द मीडियाकर। मध्यम वर्ग, ये फार्मूला लिख दिया ना, पीडीडी जो फॉर्मूला। वैसे सर मिडिल क्लास के भी स्पेंसर और ये कांटे वगैरह में अलग अलग अपने दिए हैं क्या टाइप्स ऑफ मिडिल क्लास, तो किस तरीके की मिडिल क्लास की बात करते थे? देखो, अब यूरोप में मध्यम वर्ग की भी उत्पत्ति तब होती है जब वहाँ शहरों का उदय होता है। ठीक है ना? तो यूरोप में जो मध्यम वर्ग की उत्पत्ति होती है, कब होती है उनकी उत्पत्ति? वहाँ पर जब शहरों का जन्म हुआ, शहरों का उदय हुआ यूरोप में, यानी इमरजेंस शहरों का उदय यूरोप में होता है। और जो यूरोप में शहरों का उदय होता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, व्यापारी पैदा हो जाता है, व्यापारी जो कि सामंतों को टक्कर दे रहा था। ठीक है ना? जब व्यापारी पैदा होता है तो व्यापारी के साथ में और भी लोग जुड़ते हैं। व्यापारी के साथ में जो लेखक होते हैं, व्यापारी शेल्टर किसको देता है? लेखक को देता है। पहले लेखक को जो पादरी भी शेल्टर देते, लेकिन वो लोग रिलीजियस राइटिंग किया करते थे। ऐसा नहीं कि यूरोप में लेखक नहीं थे, लेखक थे, लेकिन उन लोगों की जो राइटिंग हुआ करती थी अधिकतर रिलीजियस हुआ करती थी, धार्मिक हुआ करती थी। लेकिन जब व्यापारी उत्पन्न हो गया, ये पैसे वाला हो गया। व्यापारी का मतलब होता है कि व्यापारी उसे कहा जाता है कि वो आदमी घर में बैठा हो और उसको पैसे मिल रहा हो। व्यापारी उसे नहीं कहा जाता है कि वो दिन 24 घंटा दुकान पर बैठा हो, उसका व्यापार नहीं कहा जाता है, वो तो दिहाड़ी कर रहा है। व्यापार का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई बिजनेस आपने लगा दिया, बिजनेस आपको कमा के पैसे दे रहा हो, अपने घर में बैठे आप ऐश कर रहे हो, इसे व्यापार कहा जाता है। पैसा दे रहा हो, ये है व्यापार। और बाकी आपने दुकान खोल दिया है और दुकान पर 24 घंटा बैठे, इसको व्यापार नहीं, इसको दिहाड़ी कहा जाता है। व्यापार इसीलिए बहुत उच्च माना जाता है। अगर आपने एक व्यापार को डेवलप कर दिया तो लोग काम कर रहे हैं आपके लिए और अपने घर में बैठ करके आप यहाँ से मैनेजमेंट देख रहे हो, ये व्यापार है। तो सर बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप के ओनर उसके साथ में बैठते हैं, तो वो भी दिहाड़ी करते हैं क्या? बिल्कुल दिहाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, व्यापार अनिल अंबानी का है, उसका व्यापार पूरी यूपी में चल रहा है, वो कभी लखनऊ में आया ही नहीं बंदा। हमने तो लखनऊ में 10 साल से नहीं देखा कि लखनऊ में कभी आया वो बंदा। और अरबों खरबों का व्यापार यहाँ से पैसे जमा उसके अकाउंट में पर डे होता है। यह व्यापार है। व्यापार से श्री राम का है, 4 मिलें हरदोई में चल रही है। हाँ, 4 मिलें चल रही, लेकिन जाके वो उसमें बोरा तो नहीं भर रहे हैं ना। वही बता रहे हैं, उनका व्यापार कभी आते हैं तो उसके लिए हेलीपैड बना है, उससे उनकी लड़की है, वो भी मतलब और कोई हेली नहीं। तो यूरोप में जब व्यापार का इमरजेंस हुआ तो शहरों का, अच्छा, व्यापार का जब उत्पन्न हुआ तो व्यापार से जो है शहरों का भी उदय हुआ। इन शहरों में जो होते थे वो होते थे व्यापारी रहते थे, और व्यापारी क्या करते थे, बहुत से लोगों को, लेखकों को शेल्टर देते थे, लेखक जो हो गए। ठीक है ना?
और यूरोप में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, तो वहां पर न्यूज़पेपर निकलने लगे। इसके साथ में एक नया वर्ग जुड़ गया, वो था पत्रकार। तो व्यापारी हो गया, लेखक हो गया, पत्रकार हो गया। इसके बाद फिर जब विद्यालय खोले गए तो कौन सा क्या हो गया? शिक्षक हो गया। तो व्यापारी हुआ, लेखक हुआ, पत्रकार हो गया, शिक्षक हो गया। अब सबसे जो निचले पायदान पे होते हैं वो मजदूर हो गए, किसान हो गए। अच्छा, जो किसान का वर्ग है ना, किसान, तो किसानों को भी कभी कभी मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। यूरोप में शामिल किया गया मध्यम वर्ग में, जब किसान हो गया, क्योंकि उसको वो भी थोड़ा खाता पीता था अपनी जगह, ठीक है ना। तो ये जो वर्ग है ये मध्यम वर्ग है। और आपको मैंने बताया था अपने लेक्चर में कि इस सामाजिक व्यवस्था से जो किसी का सरोकार नहीं होता है, या तो उच्च वर्ग या तो निम्न वर्ग। जो निम्न वर्ग का मतलब जो सबसे गरीब होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो ओढ़ने के लिए चद्दर रखा हुआ है और रहने के लिए कहीं भी रुक जाता है, तो वह न तो सामाजिक परंपराओं की चिंता करता है, न तो जो संविधान की चिंता करता है। कौन राजा है, कौन राजा, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं। चाहे वो तैमूर आ जाए, चाहे कम से कम तैमूर आ जाए तो क्या ले लेगा उनके पास या महमूद गजनवी आ जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं। राजा चाहे कोई भी बने, यानी उस देश का प्रधानमंत्री कोई भी बने, उनसे कोई उनके सेहत पर अंतर नहीं पड़ता है। वो किसी सामाजिक परंपराओं की भी चिंता नहीं करते हैं, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रह जाएंगे, शायद 10 साल में 5 शादी कर ले, क्योंकि उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसी तरीके से उच्च वर्ग भी है, जो प्रिविलेज क्लास सोसाइटी का है, वह भी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करता। वो ऐसे कहिए कि संविधान उसके ठेंगे पर है। I will buy the rules. हाँ, वह भी किसी की चिंता नहीं करता है। तो जो क्रांतियां इसीलिए होती है, यह क्रांति नहीं करता है। उच्च वर्ग क्रांति क्यों करेगा? ऑलरेडी वो प्रिविलेज्ड है। उच्च वर्ग क्रांति कभी नहीं करता है। जो व्यापारी होता है, उच्च कोटि का जो अरबों खरबों का कारोबारी होता है, वो क्यों क्रांति करेगा? ऑलरेडी वो क्रांति करके बैठा हुआ है। ऐसा हो सकता है ना कि सेंटर में ये फंसा है और इसका स्पेंडिंग एरिया इसको करना है मिडिल वर्ग को, तो इसका कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है ना कि उसके बीच होगा, क्योंकि ये एरिया बढ़ाना चाहता है और उसका तो कुछ होना है। इसीलिए जो ये मध्यम वर्ग है, लेखक है, पत्रकार है, शिक्षक है, और भी मध्यम वर्ग में बहुत से लोग, जिस देश का मध्यम वर्ग जितना ही ताकतवर होता है, वह देश उतना ही मजबूत और अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि वो ये समाज के संस्कार को, परंपराओं को, देश की कल्चर को कौन कैरी करता है? यही वर्ग कैरी करता है देश की कल्चर को। यही अपने कंधे, इसके कंधे पर भार होता है। अच्छा, आपने सर एक वर्ड, ठीक है। तो इसका जो भिड़ंत होती, किससे भिड़ंत होगी? राजा से होगी, सामंत से होगी, क्योंकि उनके अंडर में थे ना, ठीक है ना। क्योंकि ये भी अपने अधिकारों को चाहता है, इसके लिए राजा और सामंत से भिड़ता है। तो मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा अपने आप में रोल समझ में आता है। यूरोप में जो क्रांति हुई, नेशन स्टेट बना, उस नेशन स्टेट को बनाने में यूरोप के मध्यम वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो देश में अगर संविधान अगर बचेगा तो कौन बचाएगा? थोड़ी से लिंक करके पढ़िए ना, यही तो लॉजिक है। तो अगर संविधान को जन्म देने वाला कौन था? यह मध्यम वर्ग था। इसकी जरूरत थी, क्योंकि देश में जब लॉ एंड ऑर्डर रहेगा तभी थोड़ा इसका घर बचा रह जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर रहेगा तो फिर नहीं रहेगा, तो इसका घर नहीं बचेगा। तो देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो ये भारत, ये मध्यम वर्ग में, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, इसकी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिएगा कि नेशन स्टेट को बनाने में मध्यम वर्ग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। नेशन स्टेट को बनाने में मध्यम वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, ये कहाँ से आया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द फ्रांस की क्रांति से है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, जो आप हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कहाँ से आया हुआ है? बताइए। ये है, ये शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहा जाता है संविधान। संविधान। अब कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो निकला है, मैं लिंक करके पढ़ा रहा हूँ आपको। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द आया है, यह एक फ्रांसीसी वर्ड से आया है, फ्रेंच वर्ड से।
अब जो इसकी उत्पत्ति है यह है फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड की जो उत्पत्ति है इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशियो। कॉन्स्टिट्यूशियो। चुकोने फ्रांस है, चुकोने फ्रांस है, चुकोने फ्रांस है। या एकोनिक फ्रांस मैं बोल सकता हूँ। हाँ नहीं, समझ गया मैं, जो आपने किया बार-बार नहीं होता, एक बार कच्चा खा। जैकोने फ्रांस है। यस चुकोने देखो ए चुकोने फ्रांस है, मतलब क्या आप फ्रांसीसी जानते हो? या इसका उत्तर होगा चू का मतलब यू, टू का मतलब, इसे टी यू ने टू नहीं बोला जाता, इसे फ्रांसीसी में बोला जाता है चू। चू कोने, कोने का मतलब नो, ये है ना, ये देखो के या नो, यही बिगड़ किस में हो गया है? कोने, इसमें नो कहा जाता है, कोने। फ्रांसे, फ्रांस मतलब आप फ्रांसीसी जानते हो, तो इसका उत्तर होगा जब कोने फ्रांस से। ज का मतलब आई, ज का मतलब आई कोने फ्रांस से, ठीक है। बाजूर, बाजूर का मतलब गुड मॉर्निंग, बाजूर गुड मॉर्निंग, ठीक है। मोस्ट का मतलब सर, मैडम का मतलब जानते ही आप लोग, ठीक है। हुआ क्या कि अभी मैं अगली टॉपिक पर पढ़ाऊंगा आपको, इतना विस्तार जो है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशियो शब्द है, यह फ्रांसीसी शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशियो। तो ये जो फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशियो का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशियो का मतलब होता है ऑर्डर्स ऑफ द किंग। जो राजा का आदेश होता था, जो राजा का आदेश, राजा जो भी आदेश देता था वो सब, वह भी एक जो है अपने आप संविधान का हिस्सा बन जाता था आदेश। तो ऑर्डर, राजा का आदेश, ये हो गया राजा का आदेश, इसे कहा जाता था कॉन्स्टिट्यूशियो फ्रांसीसी भाषा, जो कि यही राजा का आदेश बाद में इसे कंपाइल कर दिया जाता था, इसे कंपाइल करके एक किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता था। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आदेश ही तो है, अब वहां पर राजा आदेश नहीं दिया है, बस यही तो अंतर है। यहाँ पर राजा का आदेश नहीं, लेकिन राजा का आदेश शासकीय आदेश माना जाता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो डिराइव होता है कॉन्स्टिट्यूशियो से, यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और कॉन्स्टिट्यूशियो का मतलब होता है राजा का आदेश, ठीक है ना, राजा का आदेश। उसको कोडिफाई किया जाता था, क्योंकि उसमें राजा का आदेश ही संविधान होता था, संविधान जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता, तो राजा का, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन शब्द होता है, इससे ओरिजिनेट होता है। और संविधान का मतलब जानते हैं, समधन विधान, वह विधान माने कानून और सम माने बराबर, वह संविधान जो सबके लिए बराबर हो उसे कहा जाता है संविधान। समझ, सम और विधान, सम माने बराबर, विधान माने कानून, यानी वह कानून जिसमें सब में समानता की बात की गई है उसे कहा जाता है संविधान। और भी क्या कुछ, और भी एक दो वर्ड और भी चलते हैं। तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं ना, विधायक का कार्यकाल का, न्यायपालिका। हाँ ठीक है, तो इसके बाद फिर ये हो गया ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट वो निकलता है वो यूरोपीय देशों में ही, क्योंकि उसमें बाइबिल सबसे बड़ी मानी जाती थी, लोगों ने बाइबिल को चैलेंज कर दिया, और इसके लिए तमाम यूरोपीय थिंकर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि उन लोगों ने कैसे संविधान के कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाया, क्योंकि जनता तो राजा के आदेश को ही सब कुछ मानती थी। अब लोगों को ये जब खुजा कि नहीं ये किताब है और इस किताब में लोगों के अधिकारों के बारे में लिखा हुआ, जैसे अब पढ़ोगे जब आप ग्रोथ के बारे में, बिल ऑफ राइट्स, सबसे पहले ब्रिटेन में इसकी शुरुआत होती है, फिर अमेरिकन रिवोल्यूशन, हाँ बिल ऑफ राइट्स की बात वो लोग करते हैं। फिर बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ब्रिटेन में जो क्रांति हुई, ठीक है ना, फिर अमेरिका की क्रांति होती है, फिर फ्रांस की क्रांति होती है, तो और यूरोप में और भी चीज़ें होती। तो जो कॉन्सेप्ट जो पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन का था वो जो है यूरोप में ही, जो हमारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहीं से लिया हुआ है, डिराइव किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, था कि नहीं भारत में कॉन्स्टिट्यूशन? कैसे था बोलो, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन था कि नहीं था पहले? किस टाइम की बात है सर? मध्यकाल की, प्राचीन काल की, उनका था ना, किसी एक किताब का नाम बताओ, अर्थशास्त्र, एक किताब का नाम बताओ। कुरान थी, इन लोगों की चलती थी जब औरंगजेब का मुगल राज चलता था, तो उनकी कुरान चलती थी, तब कौन सा दुश्मन था इसके पहले? बोलो, संविधान, जितने भी स्मृतियां हैं, जितने भी स्मृतियां सभी संविधान का हिस्सा हैं,
समझ रहे हो? इसके अलावा जो कौटिल्य है, कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ऐसे बहुत सी स्मृतियां हैं। ये सब लोग ये एक संविधान का एक पार्ट है। लेकिन जब कोई राजा जब बनता था तो राजा के ऊपर यह डिपेंड करता था कि कौन सी स्मृति वह लागू करे और या कौन सी स्मृति लागू नहीं करे, या राजा के ऊपर डिपेंड करता था। जैसे कि मान लीजिए हमारा संविधान बहुत बड़ा बना दिया गया है, बहुत बड़ा संविधान, इसमें सब कुछ लिख दिया गया है, लेकिन अब यह देश की जिम्मेदारी होती है कि संविधान के किस हिस्से को लागू करे और किस हिस्से को क्या करे, छोड़ दे। तो हमारे प्राचीन काल में यह हमारी जो संविधान का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी अलग था। इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, इसको मत भूलिए, कभी समझिएगा। अब जैसे आप कह रहे हैं मनुस्मृति, मनुस्मृति में क्या कहा गया है, बहुत डेरोगेटरी बातें भी लिखी हुई है। तो अब भारत में एक मिनट, बहुत से लोग कहते हैं कि मनुस्मृतियों में जो है निम्न वर्ग का शोषण किया गया, ठीक है। तो भारत में मनुस्मृति कब लागू हुई, कितने साल पहले बताइए? 17वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में उसका अनुवाद भी किया कोई। भाई अगर भारत, जो लोग आज के बहुत से, मैं किसी का मैं नाम नहीं लेना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को कहना है कि भारत में जो निम्न वर्ग है उसके शोषण के लिए या उसके डिग्रेडेशन के लिए या उसकी जो खराब स्थितियां उसके लिए मनुस्मृति जिम्मेदार है। क्योंकि मनुस्मृति को जो हिंदू राजाओं ने लागू किया, तो अब ये प्रश्न उठता है कि इसको लागू कब किया गया था, पहले देखा जाए इसको। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक में नहीं होगा। देखिए अंग्रेजों को आज कितना साल हो गया, 1757। तो 70 अंग्रेजों ने मनुस्मृति को लागू किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्यों करेंगे वो? अब आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में मुगल काल आए, मुगलों ने लागू किया कि नहीं किया? नहीं किया। उन्होंने क्या लागू किया? उन्होंने शरिया को लागू किया। जो हिंदू आबादी, जो 80% हिंदू आबादी थी, तो हिंदुओं के ऊपर भी शासन उन्होंने शरीयत के अनुसार किया, शरीयत के अनुसार किया, शरिया और जो है और कुरान के। तो भारत पर जो शासन किया गया उसके अनुसार किया गया। तो मध्यकाल में भी मतलब नहीं था। अब 1000 के पीछे चलते हैं, सन 1000। तो 1000 के पीछे चलिए, अब आता है राजपूत काल में। अब राजपूत काल में इसे लागू किया गया कि नहीं? नहीं किया गया। मनुस्मृति मतलब राजपूत काल में भी लागू। अब आते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल में मनुस्मृति लागू किया कि नहीं किया गया? मैं मान लेता नहीं, कुछ हिस्से को ही लागू किया गया, कुछ हिस्से को, लेकिन इतना नहीं। अब मान लीजिए कोई गरीब आज की तारीख में है हिंदुस्तान में, तो उसके कारण को 1000 साल पहले जाके खोजना, यानी तो मान लीजिए सन 500 में करीब आसपास में गुप्त काल का काल माना जाता है। और आज कितना साल है? आज है 2000। तो आज अगर हम गरीब हैं मान लीजिए, तो 1500 साल पहले उस कारण को खोजेंगे हम जा करके। तो मैं एजेंडा आपको समझा रहा हूँ कि कैसे एजेंडा लोग चलाते हैं अपना। 1500 साल पहले उस रीजन को खोजना, अगर हमारे पास खेत नहीं है, जमीन लैंड नहीं है, तो उसको 1500 साल पहले जाके खोजना कि ऐसा हुआ होगा मेरे साथ में, ठीक है, हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया होगा। लैंड को, इसको सबको प्रभावित करने वाले थे अंग्रेज, ठीक है ना। अब मेरा मॉडर्न का टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो भारत की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो 1793 का परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में किया गया, जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया। तो जो 3 व्यवस्थाएं हैं, जमींदारी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसने लागू किया? अंग्रेजों ने किया। और भारत में अगर किसी के पास जमीन ज़्यादा है और किसी के पास जमीन एकदम नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अंग्रेज जिम्मेदार, क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम उन्होंने किया भारत में। अब उनकी टोपी किसी दूसरे को पहना देना, इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि इतिहास का फैक्ट लोगों को पता नहीं है और आम जनता को भी पता नहीं। तो उनको अपने एजेंडा चलाने में भी मजा आती है, लोगों को सुनने में भी मजा आती है और राजनीति करने में भी मजा आती है। और जिस दिन हिस्टोरिक फैक्ट को बताओगे, लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, अरे ये कौन सी बात है। तो कोई लॉजिकल बहस नहीं करना चाहता है, लोगों के अपने एजेंडे हैं, सब लोग खुश हैं, आप लोग भी खुश रहिए, ठीक है ना। अगली टॉपिक है राष्ट्रीयता का विकास, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म। आगे है डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म
नेशनलिज्म। वैसे सर मैंने बताया कि जो ये राष्ट्र राज्य, जितने भी राष्ट्र राज्य होते हैं उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वो होती है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या इनकी है? एक जो विशेषता उनकी होती है नेशनलिज्म, यानी इसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद ये विशेषता मैंने बताया। राष्ट्रवाद दो प्रकार का होता है, एक वह राष्ट्रवाद जो उस देश का भला करता है, यूनाइट करता है, और एक दूसरा राष्ट्र होता है जो उस देश को नुकसान करता है। हाँ ठीक है ना। तो एक होता है जब उग्र राष्ट्रवाद होता है तो वह दूसरे देशों पर क्या कर देता है, वह कब्जा कर लेता है। जैसे ब्रिटेन का जो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी पूरे जो विश्व में बनाई, वह उग्र नेशनलिज्म का वो है, एक सिंबल है। जर्मनी पूरे दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, यह भी नेशनलिज्म का पार्ट है। कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। पहले ब्रिटेन ने कैसे पूरे विश्व में कॉलोनी बनाई, यह उग्र नेशनलिज्म का असर है। दूसरा मैंने बताया जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद तीसरा है जापान ने कैसे चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना, चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जितने ये दो शब्द यूज होता है, एक है साम्राज्यवाद, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा साम्राज्यवाद के बारे में आपको। तो जो साम्राज्यवाद का जो कॉन्सेप्ट निकलता है साम्राज्यवाद, और दूसरा एक है कोलोनियलिज्म, ठीक है ना। तो साम्राज्यवाद जो निकलता है किससे निकलता है? उग्र राष्ट्रवाद से निकलता है। साम्राज्यवाद का मतलब अपने देश का विस्तार दूसरे देशों को जीत के करना, यह होता है साम्राज्यवाद। और अपनी शासन व्यवस्था को दूसरे देश में क्या कर देना, लागू कर देना। जैसे ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कैसे विश्व के, और एक समय तो ऐसा आया कि पूरे विश्व के 1/4 हिस्से पर जो है ब्रिटेन ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। यह उग्र राष्ट्रवाद का लक्षण है। और उसको किसी चुनौती दिया? जर्मनी ने चुनौती दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। यह उग्र राष्ट्रवाद का असर दिखाई देता है। वो साम्राज्यवाद में नहीं है, वह उपनिवेशवाद में है। दोनों में अंतर है। मैं अगले टॉपिक ही मेरी है। उपनिवेश का मतलब ये होता है, देखो दोनों में एक लाइन मतलब बता देता हूँ। साम्राज्यवाद उसे कहते हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, और कब्जा करने के बाद पूरी शासन व्यवस्था जो हमारे यहाँ, उस व्यवस्था को क्या करे, लागू करे, और उसका शोषण करे। शोषण भी जरूरी है साम्राज्यवाद के लिए। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद अपनी पूरी शासन व्यवस्था पर यहाँ लागू कर दिया, और यहाँ का आर्थिक रूप से इंडिया जब किसी वर्ल्ड का सबसे धनी देश हुआ करता था, और यहाँ का शोषण करके जो दुनिया का सबसे गरीब देश बना दिया, ठीक है ना। और अपनी कल्चर को वह लादने का प्रयास करता है। आज हम अंग्रेजी बोलते हैं किसके असर से? ब्रिटेन के असर से। ये साम्राज्यवाद का लक्षण है। अब कहोगे कि फिर उपनिवेशवाद क्या है? कॉलोनिज्म इसे कहा जाता है। उपनिवेश उसे कहा जाता है कि उपनिवेश में क्या होता है कि उस पर वो कब्जा नहीं करता है, लेकिन उसका इतना प्रभाव होता है कि वह उसको अपनी नीतियों के माध्यम से प्रभावित करता है, पॉलिसीज के माध्यम से, और वह आर्थिक रूप से उसका शोषण करता है। जैसे चाइना का एग्जाम्पल दिया, चाइना जैसे श्रीलंका को उसने कर्ज दे दिया, पाकिस्तान को कर्ज दिया, और फिर उसे कहता है कि नहीं, अब हमारे इस नीति को क्या करिए, लागू कराइए, जो हम कहते हैं वैसा आप कानून बनाइए। यह होता है उपनिवेशवाद। चाइना ने किसी कब्जा कहाँ किया? लंका पर किया? नहीं किया ना। तिब्बत पे तो कर रखा है, हमारे लद्दाख पे कर रखा है। नहीं, वो तो साम्राज्यवाद का लक्षण है, उपनिवेशवाद का नहीं। पूरा का पूरा कब्जा ही कर लिया वो देश पर जबरदस्ती। और अभी जो बता रहे हो तो ये नौ उपनिवेशवाद क्या है? अब नौ उपनिवेशवाद ये क्या? अब वो अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको छोड़ ही जाने दीजिए। चाइना की पॉलिसी यही नौ उपनिवेशवाद है, क्योंकि माना जाता है कि ये आर्थिक रूप से उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, अपनी नीतियों को लाते हैं। जैसे अमेरिका ला देता है, चाइना भी कर रहा है। अब जैसे कि कोई देश अपने प्रभाव से उसको कर्ज दे दे और जो कहे वही कानून बनाया जाए, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में दोनों में अंतर है, बारीक अंतर है, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन दोनों को अलग भी नहीं कर सकते हो आप, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों को सेपरेट भी नहीं कर सकते आप, लेकिन दोनों में बारीक अंतर है, ठीक है ना। तो ग्रोथ आपसे आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट नहीं आता उपनिवेशवाद का, लैंड दैट इज गवर्न्ड बाय अदर कंट्री, चार्टर्ड एंड पॉलिसी। आप वही तुम्हें बताया आपको।
तो मैंने बताया कि जो नेशनलिज्म का भाव होता है वो जो है जब उग्र राष्ट्रवाद होता है तो वह साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हो जाता है। इसको लिख लीजिएगा कि नेशनलिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद के दो तरीके होते हैं। उग्र राष्ट्रवाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, आप देश इसके एग्जाम्पल हैं। और नेशनलिज्म के अनुसार, राष्ट्रवाद के अनुसार, अब इसकी महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या होती हैं? जो भी राष्ट्रवाद, जो भी नेशनलिज्म जिस कंट्री में होगा उसकी पहले जोर देता है कि हमारे देश की एक भाषा होनी चाहिए, एक लैंग्वेज। तो इसकी विशेषता क्या है? वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज यानी एक भाषा हमारी इस देश की होनी चाहिए। वन लैंग्वेज, एक भाषा होनी चाहिए और एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, वन गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो तो इसके महत्वपूर्ण विशेषता। एक राष्ट्र होनी चाहिए, एक भाषा होना चाहिए और बहुत बार जोड़ दिया जाता है कि एक तहजीब भी होनी चाहिए हमारी, एक कल्चर भी होनी चाहिए। वन कल्चर, कल्चर हमारी संस्कृति भी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो ये जो, लेकिन इसमें एक चीज को आपको समझ में आएगा, इसकी जो रीजनैलिटी को खत्म करता है, यानी क्षेत्रीयतावाद को क्या करता है? जहां भी राष्ट्रीयतावाद होगा वह क्षेत्रीयतावाद को खत्म कर देगा। क्षेत्रीयतावाद, क्षेत्रीयतावाद पर वहां जोर कम। जैसे कि यहाँ पर भारत में बहुत ज्यादा क्षेत्रीयतावाद है, वो बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षेत्रीयता था ना। लेकिन जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हुआ तो क्षेत्रीय चीज़ों को लोग जोर देना बंद करते, कहते हैं कि हम भारतीय हैं। ये क्या है? राष्ट्रवाद का लक्षण है। कोई कहता है कि हम बंगाली हैं, ये किसका लक्षण है? ये क्षेत्रवाद का लक्षण है। वो खाली भारत पाकिस्तान के मैच में देखने में मिलता है और कहीं नहीं। ठीक है ना? एक जो झंडा होना चाहिए, एक फ्लैग पूरी कंट्री का होना चाहिए, वन फ्लैग होना चाहिए। ठीक है ना? वन फ्लैग होना चाहिए। तो जो हमारी आस्था होती है, अब इसके लिए वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब वन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपका था जम्मू कश्मीर, वो उनका 370 को खत्म कर दिया गया। यह राष्ट्रीयता के लिए क्या था? यह एक बाधक एलिमेंट था। दैट इज द एक समस्या थी, क्योंकि वो हमारे संविधान के पैरेलल उनका संविधान चलता था, एक झंडा भी उनका था। इसीलिए राष्ट्रीयता के जो क्षेत्रीयतावाद बाधक होते हैं, जो भी जितने राष्ट्रवाद में बिलीव करेगा, वन लैंग्वेज में बिलीव करेगा, वन गवर्नमेंट में बिलीव करेगा, वन कल्चर में करेगा, वन फ्लैग में बिलीव करेगा। ठीक है, ये सभी राष्ट्रीयता के लक्षण हैं। ठीक है ना? और उसमें क्षेत्रीयतावाद को किनारे किया जाएगा, उसको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। ये है नेशनलिज्म का लक्षण। लेकिन अब यूरोप में देखिए, यूरोप में क्या था? थोड़ी सी यूरोप को मैं टच करता हूँ, इंडिया को टच किया। अब यूरोप में क्या था? देखिए, ये हो गया ब्रिटेन और ये हो गया फ्रांस। टेक्निकली अगर आप मध्यकाल को पढ़ेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस की भाषा एक ही हुआ करती थी, दोनों की भाषा में अंतर नहीं। यानी जो लैंग्वेज और कल्चर ब्रिटेन की थी वही कल्चर थी फ्रांस की। अब लेकिन दोनों में धरती आसमान का अंतर आ गया। क्यों अंतर आ गया? क्योंकि जब राष्ट्रीयता पर एक रीजन ये था, पहले तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध चला, सप्तवर्षीय युद्ध का नाम सुना है? 7 ईयर वार। फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड। हाँ, सप्तवर्षीय युद्ध दोनों लोगों के बीच में। अब दोनों एनिमी हो गए, दुश्मन हो गए। तो फ्रांस ने कहा कि जो ब्रिटेन करता है हम वो नहीं करेंगे, ठीक इसका उल्टा करेंगे हम। यानी जैसे कपड़े पहनते थे वो, वैसे कपड़े हम नहीं पहनेंगे, दुश्मन दिखाने की। दोनों की कल्चर एक हुआ करती थी, दोनों की रूट्स भी एक हैं, दोनों की भाषा एक है, एवरीथिंग कॉमन। लेकिन जब एनिमी बन गए तो क्या हो गए? एनिमी बनने के बाद उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो ठीक उल्टा हम करेंगे। लेकिन अब दिक्कत है आ गई भाषा को लेकर के, कि भाषा कैसे चेंज कर दोगे आप? तो भाषा चेंज करने का उन्हें एक तरीका निकाला, भाषा चेंज करने का। जैसे कि उन्होंने कहा कि अब ये इंग्लिश में है पैलेस, इंग्लिश में है पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। अब दिक्कत ये है कि पैलेस को फिर अगर अब फ्रांसीसी के वो भी पैलेस बोलते थे, लेकिन दूसरे जब दुश्मनी आपस में लोगों की हो गई तो फ्रांसीसियों ने कहा कि वहां पर 2 ही जेंडर होता है। इंग्लिश में तो 3 जेंडर होता है, ठीक है ना? लेकिन फ्रांसीसी में 2 ही जेंडर होता है, एक होता है मैस्कुलिन, दूसरा है फेमिनिन। तो इन्होंने क्या किया, 2 शब्दों को गढ़ा, एक है ला और दूसरा है ली।
तो ला जो लगाते थे वो मैस्कुलिन के आगे रूल लगा दिया, मैस्कुलिन, और फेमिनिन के अंदर ली। तो जितने भी जेंडर हैं, जितने भी शब्दों को बोलते थे उसके पहले ला और ली लगा देते थे। जैसे ये पैलेस है तो पैलेस की इन्होंने क्या किया, ला पैलेस। अब पैलेस नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ला प्लास। ला पैलेस भी नहीं बोलते हैं, ला प्लास, ला प्लास। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में धरती आसमान का, ये भी अंग्रेजी, लेकिन उतना एक दूसरे से लोग इतनी दुश्मनी आपस में इन लोगों की थी कि पूरी भाषा को क्या कर दिया उन लोगों ने, बदल दिया। और उसको ना ये पैलेस प्लास ला प्लास में कन्वर्ट हो गया। और उनकी जो कल्चर थी, उनकी जो भाषा, पूरी के लैंग्वेज को बदल दिया। अब कल्चर बदलने की बात आई तो कल्चर में जो पहनावा ब्रिटेन का होता था उनको उन्होंने ठीक उल्टा कर दिया उनकी। इसीलिए जो उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए। जो जर्मनी, जो ब्रिटेन के पहनावा वो बहुत ट्रेडिशनल हुआ करता था पारंपरिक रूप से। इसीलिए जो फैशन के मामले में पूरे विश्व में कौन सा शहर फेमस है, पेरिस। दैट्स वाई, क्योंकि दे एक्सपेरिमेंटेड, दे मॉडिफाइड टू द ड्रेसेस ऑफ द ब्रिटेन। उन्होंने नए नए तरीके से कपड़े की काट छाट करना शुरू किया, क्योंकि वो लोग ब्रिटेन के कपड़े पसंद नहीं करते थे। तो जो नया इन्वेंशन उन्होंने किया या इनोवेशन किया या इन्वेंशन किया वह ब्रिटेन के कपड़ों में किया, और यहीं से नए फैशन की उत्पत्ति हुई। सर ये भी उसी का पार्ट था जब नील की डाई उन्होंने खोज की थी, उसी टाइम का ये उसी का एक पार्ट है, क्योंकि इनका लॉस हुआ था तब नील में ब्रिटेन वालों का। तो पूरे तहजीब, कल्चर, फूडिंग सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। जैसा ब्रिटेन में करते थे ठीक वो लोग अलग तरीके से करते थे। तो पूरी भाषा को और पूरे नेशन को बदलने में जो है राष्ट्रवाद, यहाँ नेशनलिज्म को मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटेन का एक अलग नेशन और फ्रांस का, दोनों की कल्चर एक हुआ करती थी। और यूरोप में जितने भी देश थे हर देशों ने अपनी अपनी भाषा बनाई। जैसे ब्रिटेन के बारे में बताया मैंने, ब्रिटेन में पहले क्या होता था कि ब्रिटेन में बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी। ब्रिटेन में एक आपको सिर्फ अंग्रेजी जानते थे, और अंग्रेजी बस केवल छोटे सी एरिया की भाषा थी। पूरे ब्रिटेन में अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी। मैंने बताया था कि मैं तो कैम्ब्रिज से आया था पीएचडी करने के लिए, मेरे साथ में रहा भी हिस्ट्री में डॉक्टरेट करने के लिए। तो वो उसकी जो भाषा जोरिक हुआ, हमको भी पता नहीं था कि ब्रिटेन में, हमको लगा पूरे ब्रिटेन में एक ही भाषा बोली जाती है। कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मध्यकाल में मतलब भाषा जो पूरे ब्रिटेन में बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन जब वहाँ पर राष्ट्रवाद का जो जोर हुआ तो उस राष्ट्रवाद में नई नई खोजें होने लगी। तो जोरिक भाषा, जो कि जोरिक लैंग्वेज वहाँ की थी, लोकल लैंग्वेज जोरिक भाषा, उन लोगों ने क्या किया कि दूसरी भाषाओं को दबा दिया और अंग्रेजी भाषा जो कि बहुत छोटे एरिया में बोली जाती थी उसे देश कंट्री की भाषा बना दिया, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और ये किया कि यह पूरे देश में अंग्रेजी ही चलेगी। तो इंग्लिश जो कि ब्रिटेन के छोटे एरिया की लैंग्वेज थी, वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बना दी गई और उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। और वहाँ की जब ब्रिटेन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरे विश्व में विस्तार हुआ तो ब्रिटेन के माध्यम से अंग्रेजी का विस्तार पूरे विश्व में हो। जैसे इंडिया में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है। सपोज कि पंजाबी को पूरे देश की भाषा बना दिया जाए, दूसरी भाषाओं को दबा दिया जाए। तो इंडिया में तो बाकायदे हमारे संविधान में प्रोटेक्ट किया गया है सभी भाषाओं को, लेकिन ब्रिटेन में नहीं किया गया। वहाँ दूसरी भाषाओं को जड़ से खत्म कर दिया गया। फिर वो सिर्फ किताब के पन्नों में है, लेकिन कोई बोलने वाला उनका नहीं। तो जब राष्ट्रवाद का जब जोर होता है तो दूसरी जो भाषाएं दबा दी जाती हैं। लेकिन हमारा संविधान थोड़ी सी अलग है कि जो यहाँ पर वेरिएशंस हैं, जो विभिन्नता है, जो विभिन्नता में अनेकता, अनेकता में एकता जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्या किया गया है, ध्यान दिया गया है। जो ट्राइबल्स की लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, संविधान में इसमें बाकायदे प्रोटेक्ट किया गया, इसको फंडिंग की जाता है, उसके लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई। तो जो नेशनलिज्म होता है, नेशनलिज्म हमेशा एक चीज़ों पर जोर देता है, एक भाषा पर। एक हमारी लैंग्वेज वहाँ पे होनी चाहिए। सर जोरिन जो लैंग्वेज आपने बताई है, हाँ, जोरिक 14 जो सेंचुरी जहाँ पे वहाँ पे एज ऑफ रेनेसां, विक्टोरियन एज और ये हाँ वगैरह शुरू हुआ, तो उससे पहले डेवलप थी या फिर उसके पहले थी? हाँ, तभी तो जोरिक लैंग्वेज, ठीक है ना, जोरिक भाषा थी, वहाँ बोली जाती थी, ठीक है ना। अब आगे लिखेगा कि अगली हेडलाइन है नए विचारों की भूमिका, रोल ऑफ द न्यू आइडियाज। नए विचारों की भूमिका।
ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, अब न्यू आइडियाज, यूरोप में नए विचार कैसे उत्पन्न हुए? हाउ? उन्हें जैसा काम चला। हाँ, रेनेसा के कारण, ठीक है ना। रेनेसा जो था, रेनेसा के कारण यानी पुनर्जागरण के कारण यूरोप में नए नए विचारों का उद्भव हुआ। नए विचारों के कारण यूरोप में नए विचारों का उद्भव हुआ, और नए विचारों का उद्भव होने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो था इनकी वैज्ञानिक सोच। मैंने अभी बताया आपको, वैज्ञानिक सोच के कारण ही नए विचारों को जन्म लेने में इसमें नए आइडियाज आने लगे, और नए सोच के कारण लोगों ने चर्च के अधिकारों पर क्या किया? चुनौती दिया। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या शामिल है? चर्च के अधिकार। चर्च के अधिकार की बात करें तो पोप की बात करेंगे, पादरी की बात करेंगे, इनके सभी अधिकारों की इन लोगों ने क्या किया। दूसरा है रिलीजियस बुक, जैसे बाइबिल को इन लोगों ने चैलेंज किया, बाइबिल को चुनौती दिया। जब रिलीजियस राइट्स को आप चुनौती दोगे, धार्मिक अधिकारों को हम नहीं मानते, जैसे हम ईश्वर को नहीं मानते, हम देवी देवताओं को नहीं मानते, तो निश्चित रूप से आपका जो विचार होगा वह आप फिजिकलिटी पे ज्यादा जोर देंगे। फिजिकलिटी का मतलब भौतिकता पर ज्यादा जोर देंगे। तो यहाँ इसके दो पक्ष हैं, एक है कि धार्मिक विचारों का खंडन करना, और इसका दूसरा पार्ट है भौतिकता भौतिकता पर ज्यादा जोर देना। भौतिकता पर ज्यादा जोर देना। तो जो भी नेशन स्टेट होगा वह भौतिकता पर ज्यादा जोर देता है, रिलीजन को किनारे करता है। ठीक है, तो नेशन स्टेट फिजिकलिटी पर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि जब साइंटिफिक आप हो जाओगे ना, जब भी साइंटिफिक होगे तो साइंटिफिक होने का कारण ये, जब भी किसी चीज को वैज्ञानिक तराजू पर आप तौलना चाहोगे या वैज्ञानिकता सोच पर, जैसे धर्म क्या है, धर्म का जो विषय क्या है, धर्म का विषय क्या है? धर्म का विषय गॉड, भगवान, और बहुत मोटी भाषा में धर्म का जो विषय है ईश्वर है और देवी देवता है। सारा जो धर्म चलता है किसके इर्द गिर्द घूमता है? गॉड के। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी कर लो आप, उसके इर्द गिर्द घूमता है। क्या ईश्वर की अनुभूति हम अपने आंखों से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रयोगशाला में वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो और इसका मतलब अगर आपकी सोच वैज्ञानिक है और या अगर आप आधुनिक हैं तो ईश्वर के अस्तित्व को क्या करोगे? डिक्लाइन करोगे आप। वो सीधी सी बात है। कोई अगर मैं देवी देवता हनुमान जी को मैं मानता हूँ, क्या कि आप मानते रहिए, हम भी मान लेंगे, लेकिन आप हमको दिखा दीजिए। फिर वो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की बात आ जाती है। लेकिन सर डेथ एंड बर्न, हाँ, ये दीज आर द टू साइंटिफिक साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बर्थ एंड डेथ। हाँ, इसको तो आप नहीं कर सकते। नहीं तो डेथ को कैसे? डेथ तो भाई एक ट्रूथ है, उसको तो साइंस भी मानती है कि डेथ होना, बच्चे का जन्म लेना और मृत्यु होना तो नेचुरल चीजें मानी जाती है, उसको तो डिनाई आप कर ही नहीं सकते हो। लेकिन जो दो अलग एंटिटी जो मानी जाती है, गॉड को माना जाता है और देवी देवताओं को माना जाता है, तो इनको मानने का मतलब ये होता है कि हम अपने से किसी पावरफुल चीज को जो मानते हैं। तो जब भी आप साइंटिफिक थिंकिंग की बात करोगे या आधुनिकता की बात करोगे तो ईश्वर के अस्तित्व को और देवी देवताओं के अस्तित्व क्या करोगे? आप खारिज करोगे। जब खारिज करोगे तो आपको फिजिकलिटी पर अधिक जोर देंगे, जो हमको दिखाई पड़े आंखों से, जिसको हम अनुभव कर सके। ठीक है, तो इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे हम भगवान को मानते हैं, हम माने जाते हैं कि मानव सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो हम भगवान को मानते हैं तो हम तर्क देते हैं।
उसके हिसाब से कि ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। जानवर में कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर इतना सक्षम नहीं समझने को, तो क्या कुछ नेचर को नहीं मानता तो उस पर कोई असर पड़ता है? उसका तो वैसे भी कंटिन्यू चल रहा है। नहीं, अब जानवर को मानव से तुलना मत करिए नहीं, ना। वो नहीं सर मैं कह रहा, मैं बॉडी की मानने न मानने की बात कर रहा, क्योंकि हम जैसे करें तो तर्क कर सकते हैं ना, वो तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सृष्टि तो चल रही है। हाँ, चल ही रही है जो है। तो वो चीज मैं बात कर रहा हूँ, मानने ना मानने की, और बाकी नहीं मैं कह। अब ये पूरा फिलॉसफी की तरफ चला जाएगा सब्जेक्ट जो है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। ईश्वर के मानने का ये फिलॉसफी का बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। इसके लिए एक तर्क में उसे ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ माना जाता है। ऑन्टोलॉजिकल, अब इसकी इंग्लिश तो हमको हिंदी नहीं आ रही है। ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ में ये होता है कि ये माना जाता है कि ये चश्मा है, ये चश्मा है तो कोई चश्मा बनाने वाला होगा कि नहीं होगा, या जितनी, हाँ वही चीज़, कोई भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है तो कोई चीज़ इसके पीछे एक रीज़न है इसको बनाने वाला। एक बेंच है तो बेंच को कोई बनाया होगा, एक घर तो कोई घर को बनाया होगा, कोई पंखा हो तो पंखा को बनाया होगा। एक रीज़न की तरह से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और उसी तरीके से एक घड़ी है तो घड़ी को कोई बनाया होगा। तो इसी क्रम में यह माना जाता है कि अगर ये संसार है तो संसार कोई बनाया होगा, तो इसके पीछे कोई न कोई तर्क होना चाहिए। तो कोई चीज़ अनायास नहीं पैदा हो जाती है, और यह कार्य और कारण की श्रृंखला को भी प्रूफ करता है। कोई अगर कार्य है उस कार्य का कोई न कोई कारण होगा, बिना का ये महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण जिम्मेदार होता है, और कोई कारण होगा तो वह कार्य को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो संसार में, और यह क्रम पिछले जन्म तक भी जाता है। महात्मा बुद्ध की जो श्रृंखला है वो पिछले जन्म तक भी जाती है कि अगर आप जो है, अगर हमारा जन्म हुआ तो हमारे जन्म के पीछे कोई रीजन है, कारण है। उन कारणों से हम लोग यहाँ हम लोग बैठे हैं। He was not accepted God, हाँ। पर उन्होंने आत्मा को जन्म को स्वीकारा है, लेकिन भगवान को नहीं मानते। नहीं, ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन आत्मा को मानते हैं, लेकिन आत्मा को वो नाम दूसरा देते हैं। वो कहते हैं विज्ञानवाद। विज्ञानवाद में क्या होता है कि जैसे आत्मा होती है, इस शरीर को छोड़ दूसरी शरीर में चली जाती है। विज्ञानवाद क्या होता है कि मरने के बाद जो उस व्यक्ति के संस्कार होते हैं, इस जन्म के और हजारों जन्मों के संस्कार, वो संस्कार अपने आत्मा में स्पेस में घूमता रहता है, और उस संस्कार से मिलता जुलता जब किसी बॉडी का संस्कार मिल जाता है तो वह जो है उसे आत्मा या विज्ञानवाद उस शरीर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। इसीलिए दुखों की व्याख्या जब महात्मा बुद्ध करते हैं तो जो आपके दुख हैं, ग्रीफ है, उसके लिए आपके कर्म ही जिम्मेदार हैं। वो बौद्धिज्म एक्शन पर जोर देता है, कर्म, कि जो भी आपने कर्म किया है। हमारे जितने लोग, हम लोग आपस में यहाँ बैठते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या कुछ और लोग भी होंगे, तो जो भी आज हमारे पास कर्म के संस्कार हैं, कोई अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है, कोई अरबपति हो सकता है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है, हमारे कर्म जिम्मेदार। बहुत से लोग कहेंगे कि बहुत से छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है, देखते हैं 2 साल का बच्चा वो मर गया, 10 साल का बच्चा, बहुत अच्छा परिवार तो बहुत अच्छा है, कोई पान और बीड़ी भी नहीं पीता, लेकिन किसी किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया। अब इसकी व्याख्या कैसे करोगे? इसकी व्याख्या करने के लिए आपको पिछले जन्म जाना पड़ेगा। पिछले जन्मों की जब व्याख्या करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके कारण जो है इस व्यक्ति को। बहुत से लोग चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, राजा के यहाँ पैदा होते, कुछ भी नहीं किए, लेकिन उनका जीवन जो है बढ़िया से हवाई जहाज से भी चल रहे हैं, 50 लाख की कार से भी चल रहे हैं। अब उसकी व्याख्या करो, उसकी व्याख्या के पीछे भी आपको पिछले जन्म में जाना पड़ेगा। कुछ लोगों के परिवार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सात्विक होते हैं, कोई शिकायत, कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन उनके परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है, किसी किडनी फेल हो जाती है, किसी को हार्ट फेल हो जाता है, बहुत बड़ी समस्याओं से जूझते हैं। क्यों जूझते हैं? व्याख्या करने के लिए आपको पिछले जन्म में जाना पड़ेगा। तो महात्मा थ्योरी ऑफ द एक्शन, और महात्मा बुद्ध यह भी कहते हैं कि आप अपने कर्मों के माध्यम से अपने वर्तमान को क्या कर सकते हैं, आप सुधार सकते हैं। एक्शन ही इसके लिए जिम्मेदार है, और एक्शन से ही माध्यम से आपकी चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध देवी देवताओं के अस्तित्व को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। इसके लिए देवी देवता कोई सपोर्ट आपको नहीं करेगा। जो आपके पास है उसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो आगे मिलेगा उसके लिए भी आपका कर्म ही जिम्मेदार होगा। यानी मुक्ति जो है वो भी आपके हैंड में है, स्वर्ग अगर नरक है वह भी आपके कर्म में है, IAS बनेंगे वह भी आपके कर्मों से है, चपरासी बनेंगे वह भी आपके कर्मों से है। उसके लिए न तो कोई देवी जिम्मेदार है, न तो कोई देवता जिम्मेदार, न तो कोई भगवान जिम्मेदार। दिस इज द थ्योरी ऑफ द एक्शन that is the propagated by the Mahatma Buddha,
एंड स्टेबलाइज। और यह थ्योरी जो है वेदांत का भी हिस्सा है, सही बात है। अलग नहीं है कोई। एक व्यक्ति है जिसका घर है पहाड़ी एरिया पर, लेकिन वो जॉब कर रहा था यहाँ मैदान रीजन पर, पता रीजन पर, लेकिन वो जा रहा था, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, फिर मैं जा रही थी अपने घर को, लेकिन रेगिस्तान में उसका जन्म हो गया। अच्छा। रेगिस्तान में, राजस्थान में, जैसे वो जा रहे थे तो उसका डिलीवरी वहीं पे हुई, तो उसको किस में रखा जाएगा? क्या उसने कर्म किया था कि रेगिस्तान में पैदा होंगे? बिल्कुल, ये चीज़ों तो उसको देखना पड़ेगा ना, चीज़ों को तीन एक्सेप्ट। जगह से कनेक्शन हो गया था फिर। हाँ, क्योंकि उसका जो भ्रूण विकास हुआ था वो मटियार में हुआ था, फिर पैदा वहाँ हुआ, उसका पालन पोषण। अब मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री फिलॉसफी की तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे हुई? गया में। गया में ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जिस भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको अपने हजारों जन्मों का ज्ञान हो जाता है। जितना भी उसका जन्म हो चुका है, जितने भी जन्म, उस सभी जन्मों का उसे ज्ञान हो जाता है, अपने पूर्व जन्मों का, कि हम कहाँ कहाँ पैदा हुए, भेड़। तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, अपने सभी जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो बड़े हैरान रह गए, अरे ये कौन सी मेमोरी, जैसे कि सुपर कंप्यूटर का पूरी एक डिस्क ओपन हो जाए पूरा का पूरा, एकदम फ्लैश पे फ्लैश चलने लगे, ये स्लाइड चल रही, ये स्लाइड चल रही, जहाँ देखे वही स्लाइड चल रही है अपने जन्मों के बारे में। वो हैरान रह गए एकदम से, अरे ये क्या हो रहा है, स्लाइड पिछले जन्मों की चलने लगी। अब उसमें बहुत सी बातों को उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, अपने शिष्यों को उन्होंने इसकी स्टोरी बताई। इस जन्म में मैं बैल के रूप में पैदा हुआ, इस जन्म में मैं सियार के रूप में पैदा हुआ, इस जन्म में मैं आदमी के रूप में पैदा हुआ। उसकी कहानी उन्होंने अपने शिष्यों को बताई। और पूरी कहानियों का संकलन जिस किताब में किया गया उसे क्या कहते हैं? जातक। जातक का मतलब होता है जन्म। जातक का मतलब जात से निकला, जात का मतलब जन्म होता है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संकलन किस किताब में किया गया है? जातक में किया गया है। और जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो आपके भी बारे में बता देगा, किसी के भी बारे में बता देगा। जैसे आप जब जो ही देखेगा आपके सभी जन्मों की रील क्या होगी सामने खुलना शुरू हो जाएगा, एवरीथिंग। और दूसरी चीज जो परिवर्तन होता है, संसार की सभी शक्तियां उसके अंदर क्या हो जाती हैं? नहीं तो शक्तियां तो आपके अंदर भी हैं लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, संसार की सभी शक्तियों पर उसका नियंत्रण हो जाता है, पावर उसके अंदर आ जाता है, जो चाहे वो करा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहा हूँ। अच्छा सर, एक इससे मैंने एक लॉजिकल थोड़ी सी बात खत्म कर लो 30 सेकंड्स कि आप बचपन से लेके 1 साल से और अभी जितने 20 साल की उम्र है, जहाँ भी गए हैं वहाँ पे खड़े होकर जो आपने एक्शंस किए हैं वो सभी एक्शंस को रिकॉल करें तो पूर्व की सब कुछ याद आने लगता है। जहाँ भी वेयर आर यू हैव रीच्ड, और उसको रिकॉल कीजिए, मतलब यहाँ पे मैं कितने एक्शन कितनी बार आया हूँ, क्या क्या किया है, ओल्ड मेमोरी उससे मतलब। अब इसके लिए फिर फिलॉसफी और साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा। आपके माइंड के कई लेयर्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस के अंदर भी सेमी कॉन्शियस होता है, ठीक है ना। और एक कई लेयर्स होती है। बहुत चीज़ों की आपकी बचपन की चीज़ों को याद है, बहुत चीज़ों को भूल जाते हैं आप। तो भूलने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर है नहीं हो। जब आपको हिप्नोटाइज किया जाता है तो हिप्नोटाइज में आप सभी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो पूरा का पूरा। वो सभी चीज़ें जिसको आप भूल गए हैं वो चीज़ें सब याद हो जाती हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक बार उन घटनाओं के बारे में पता चलता है। जो भी आम आदमी होता है उसको एक जीवन में एक बार उसके सामने एक ऐसा अनुभव आता है कि उसकी सभी घटनाएं जो वो किया है, जिसको भूल गया, वो भी उसके सामने आ जाती है। कब आता है? मृत्यु के ठीक पहले। जब आदमी का प्राण निकलता है, उसके प्राण के कुछ समय पहले वो बेहोश हो जाता है। अधिकतर बेहोश हो जाता है, 99.9% आदमी बेहोश हो जाता है, मरते समय बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतनी दर्द होती है कि उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कोई जो भी व्यक्ति उसकी डेथ होती है तो उसके जो पहले का जो क्षण होता है, उसके ठीक पहले का, उस क्षण में उसके बचपन से लेकर के और मरते समय तक सभी घटनाएं जो इसको याद है और जो याद नहीं भी है, सभी उसके सामने फिल्म की तरह से ऐसे क्या हो जाती हैं? घूम जाती। एवरीथिंग एक फिल्म की तरह मूव कर जाती है उसके सामने पूरा। इसमें सपना भी और प्राण निकलने के बाद जो सबसे पहले आत्मा जो भागती है वो जाती है जहाँ पैदा हुआ, जहाँ जन्म हुआ, सबसे पहले वहाँ आत्मा भड़बड़ा के भागती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि
सब खत्म हो जाएंगे। सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए ना, नौकरी वोकरी तो अलग चीज है। यही तो सत्य है। ठीक है ना। गंगा जी क्रॉस कर रहे थे उस समय, हाँ। तो वहाँ पे बोला, गाड़ी खड़ी बोला। करी, तो बहुत सारे वहाँ जगह के अंदर सोचा अरे सब चले चल कंटिन्यू कर लीजिए, 15 मिनट भी रह गए। तो इसमें मैं आपको बताया कि जो रिलीजियस, जो धार्मिक विचार थे रिनेसा में, नए विचारों का इसमें ये है कि लोगों ने ईसाई धर्म को चैलेंज किया। उसमें से दो लोगों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, ये है मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। और जो दूसरा व्यक्ति है वो है कैल्विन। कैल्विन ने भी ईसाई धर्म को क्या कर दिया, चैलेंज किया। और वही भारत में भी किया गया। भारत में देखिए ना, भारत में धार्मिक सुधार की जो प्रक्रिया हुई वो है कौन, राजा राम मोहन राय से लेकर के तमाम लोगों ने भारत में भी। तो जो प्रक्रिया, जो भी राष्ट्र राज्य होगा वो धर्म को चैलेंज करता रहेगा, यानी कि तो इन लोगों ने भी राष्ट्र राज्य को, यानी कोई जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है उसको स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर ब्रिटेन हम पे ना कब्जा करता, कांग्रेस बनाता, तो हमारा कभी मतलब लोग जागरूकवाद आता ही नहीं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रोटेस्टेंट। चलिए इसको खत्म कर देते हैं। पहला है, दूसरी अगली पॉइंट है, थोड़ी सी पॉइंट बची को इसको बाइंड अप कर देते हैं ताकि कल नई पॉइंट हम बताएं। हाँ, आगे है मानवतावाद पर जोर, एम्फेसाइज ऑन द ह्यूमनिज्म। मानवतावाद पर जोर, मानवतावाद पर जोर, एम्फेसाइज ऑन द ह्यूमनिज्म, एम्फेसाइज ऑन ह्यूमनिज्म, यानी मानवतावाद पर जोर, मानवतावाद में क्या होता है कि मानवतावाद के अनुसार मानव को ही सबसे उच्च प्राणी माना गया, जो कि सही भी, हमारा वेद भी कहता है कि मानव से बड़ा कुछ कोई भी नहीं है, ठीक है ना। और मानवतावाद, अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है हमारे वेदों में कहा गया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर हमसे अलग नहीं है, ठीक है ना। तो जो अद्वैतवाद, नॉन डुअलिटी ऑफ द गॉड विद द मैन, ये जो कॉन्सेप्ट है मानवतावाद, मानवता मानव से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे जो भी नेशन स्टेट होता है उस पर मानवतावाद पर जोर दिया गया। मानव से बड़ा कुछ भी नहीं है, मानव की हत्या सबसे बड़ा अपराध है। और जब भी किसी देवी और देवता की बात करते हैं या ईश्वर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस सत्ता को अपने से हट करके उससे हम इंफीरियर बन जाते हैं। जैसे ही हम गॉड की बात करते हैं तो गॉड, हम सोचते हैं कि गॉड हमसे अलग कहीं पर बैठा होगा, किसी दूसरे लोक में बैठा होगा, देवी देवता भी किसी लोक में बैठा होगा, तो इससे हम क्या इंफीरियर हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में वेदांत की बड़ी मैं तारीफ करता हूँ कि वेदांत ने कहा कि नहीं, किसी लोक में ईश्वर नहीं बैठा है। कहाँ बैठा है? आपके हार्ट में बैठा है, आपके दिल में बैठा है, आपके अंदर बैठा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ तक कहता है कि आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। नॉन ड्युअलिटी यानी नॉन सेपरेशन ऑफ द मैन विथ गॉड। नॉन सेपरेशन का मतलब जो आपके अंदर जीव है, जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वास्तव में ईश्वर का ही एक एंगल है। हम उस शेप को नहीं जानते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य बहुत चमकता बहुत तेजी से है कभी भी, लेकिन जैसे ही बादल आता है तो बादल थोड़ा सा टुकड़ा आ जाता है, हम कांपने लगते हैं, अरे चद्दर लाइए, अरे ये लाइए, आग जलाइए, हीटर जलाइए, ठीक है। लेकिन ईश्वर तो वो तो चमक रहा है ना। उसी तरीके से ईश्वर आपके अंदर भी उसी ताकत से विद्यमान है, लेकिन उसकी फीलिंग हमको नहीं हो पाती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस तरीके हम चरित्र नहीं है ना, तरीके का। क्योंकि उसके बीच में और हमारे बीच में जो आवरण है, जो जंजाल है, जो माया है, जो वासना है, जो इच्छाएं हैं, वो दोनों आ गई हैं। और जो चीज़ यह जैसे ही ये पर्दा खत्म होता है वैसे हम क्या फील करते हैं? खुद को ईश्वर ही फील करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने फील किया, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो इस प्रकार से चीज़ों को देखने को मिलती है। और महात्मा बुद्ध ने तो बहुत बार, महात्मा बुद्ध ने कभी चमत्कार किया कि नहीं जीवन में किया? चमत्कार किया था, कई लोगों को, रोगियों को ठीक कर दिया था। कहाँ ठीक किया? ऐसा कुछ नहीं सर। अरे वो साफ बताते हैं, कहते हैं एक बार नहीं, जो सरसों वाला कहानी थी भाई, ये मुझे नहीं पता सर। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में कभी, महात्मा बुद्ध ने चमत्कारों के विरोधी थे, वो चमत्कार करने में विश्वास नहीं करते थे। एक बार कहानी है कि फर्रुखाबाद के आसपास में वो कहीं जा रहे थे, तो पहले सूखे पड़ते थे, तो वहाँ सूखा पड़ा हुआ था और सूखा 20 साल से पड़ा हुआ था। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में वहाँ पर गए
और जाने के बाद वहाँ पर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। तो लोग जो गेहूं की भूसी होती है, जो पेड़ की जो छालें होती हैं, जो पत्ते होते हैं, लोग उसको खा रहे थे। तो महात्मा बुद्ध दूसरे गांव में चले जाते हैं, अपने शिष्यों को वहाँ छोड़ देते हैं। तो उनका जो एक ये युवा शिष्य था, नई उम्र का आप लोगों की तरह से नया शिष्य था, तो उसके पास बहुत सी पावर इकट्ठा थी, मतलब बहुत बड़ी उसके पास क्या करते हैं, सिद्धियाँ। तो लोगों ने उसको कहा कि यार तुम तो बहुत पावरफुल आदमी हो, पानी बरसा दो तुम। लोगों ने तो कहा कि नहीं, ये तो गुरु ने हमें मना किया है। कहा कि नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम क्या बरसाओगे, तुम्हारे पास। वो जोश में आ गया, ठीक है। अब वो जोश में आ गया और उसने जो है अपनी ताकत का प्रयोग किया और धुआंधार पानी बरसा दिया उसने अपनी ताकत से, इस सिद्धियों के बल पर। जब पानी बरसा तो फिर महात्मा बुद्ध को जो है इसका आभास हुआ। तो फिर महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए गया वो, तो कहा कि महाराज मैंने आज तो अपना काम कर दिया जो है। तो महात्मा बुद्ध बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज हुए, और इतना नाराज हुए तो उन्होंने कहा कि आइंदा से तुम्हारी सभी शक्तियों को मैं बंद करता हूँ, दोबारा इन शक्तियों का कभी भी जीवन में प्रयोग नहीं कर पाओगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने जानते क्या कहा, अपने शिष्य को संबोधित करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि सुनो, यह सृष्टि और यह धरती अगर पलट जाए, इसका पतन हो जाए और मेरे पैरों पे आके गिर जाए कि मेरा उद्धार कर देंगे, तब भी अब मैं चमत्कारों का प्रयोग नहीं करूँगा। धरती पलट जाए तब भी अपनी शक्तियों का प्रयोग मैं नहीं करूँगा। ये महात्मा बुद्ध के शब्द हैं। वो चमत्कार के इतने विरोधी थे, ठीक है। तो उनके कहने का मतलब यह सब कर्म से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कर्म की व्याख्या करिए कि अगर 20 साल से वहाँ पर उपवास पड़ा है या सूखा पड़ा हुआ, लोग भूखों मर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं कहीं उसके कर्म क्या होंगे, जिम्मेदार कर्म उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, इसीलिए दुख भी मिलता है तो दुख को सुख की तरह से ही लेने को कहा जाता है। दुख को भी सहते सहते झेलिए, जितना झेलेंगे क्योंकि इससे दुख ही कटता है आपका। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, ये मानवतावाद। तो मानवतावाद जो जहाँ पर भी मानवतावाद पर जोर दिया जाएगा, वहाँ पर आध्यात्मिकता या धर्मवाद को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसको किनारे किया जाएगा। और भौतिकतावाद पर क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। भौतिकतावाद पर जोर दिया जाएगा और जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मानव के लिए ही चलाई जाती हैं। अगला है कि नेशन स्टेट को स्थापित करने में नेपोलियन की भूमिका, इसको लिख लीजिएगा, रोल ऑफ द नेपोलियन इन नेशन स्टेट। कि नेशन स्टेट को स्थापित करने में फ्रांस की भूमिका। हाँ, इसमें जिस व्यक्ति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थी नेपोलियन का जो सबसे बड़ा रोल माना जाता है कि नेपोलियन ने नेशन स्टेट को स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको लिख लीजिएगा कि नेपोलियन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एस्टेब्लिश द नेशन स्टेट को स्थापित करने में नेपोलियन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि क्या किया इसने कि पूरे यूरोप को जीत लिया, और जब पूरे यूरोप को जीत लिया तो जो उसने ब्लॉक बनाए, जो अलग अलग चीजों को, जैसे उसने इटली का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली का एकीकरण करने में, जर्मनी का एकीकरण करने में, बहुत से देशों को उसने बाउंड्री तय की और उसी के आधार पर वहां पर राष्ट्रवाद की परिकल्पना क्या हो गई, शुरू हो गई। तो नेशन स्टेट को जन्म देने में नेपोलियन का भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है ना। कल सर क्या पढ़ाए थे, आई वाज अब्सेंट। कल नहीं देखा तुम? अरे वो मेरा इंग्लिश हिंदी का हो गया। तो टाइम कितना हो गया? तो अब अगला है, अगली टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी का एकीकरण। छोटी सी टॉपिक है, इसको खत्म करूंगा। फिर अगली टॉपिक हमारी होगी जर्मनी का एकीकरण। ठीक है ना, जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। हाँ, अगली टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी।
जर्मनी भी कोई एक शॉर्ट में 5 मिनट में मैं आपको इसे ओरली बता दे रहा हूँ जर्मनी के बारे में, कल मैं डिटेल में लिखा भी दूंगा। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में जिस व्यक्ति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका नाम क्या था? बिस्मार्क। बिस्मार्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो जर्मनी का एकीकरण किया उसने। जो जर्मनी है, हाँ, तो जर्मनी जो होता था ना उसमें अलग अलग स्टेट्स हुआ कर, जैसे इंडिया का है, इंडिया में जो है स्वतंत्रता के पहले या जब से अंग्रेजों के राज्य के समय बहुत से राजा महाराजा हुआ करते थे, हर राजा अपने आप में स्वतंत्र होता था। उसी तरीके से जर्मनी यूनिफाइड नहीं था। जर्मनी में बहुत सी स्टेट्स हुआ करती थी, राजा और रजवाड़े हुआ करते थे। उसमें कोई स्टेट की जैसे छोटी मोटी, जर्मनी तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, उत्तर प्रदेश का 4-5वां हिस्सा होगा हमको लगता है जर्मनी। उत्तर प्रदेश में जर्मनी, ब्रिटेन और जापान उत्तर प्रदेश की एरिया में आ जाते हैं तीनों। नहीं, वो बड़ा था, पोलैंड कट नहीं गया था सर उसमें से। ठीक है, तो जो इसकी एरिया बहुत छोटी एरिया थी, तो इसमें हुआ क्या कि जो प्रशा है, प्रशा भी एक छोटी सी जो है स्टेट हुआ करती थी, लेकिन प्रशा सबसे ताकतवर थी। जैसे हाँ, प्रशा सबसे ताकतवर थी। तो प्रशा जो था, प्रशा में ही प्रशा का लीडर था बिस्मार्क। तो उसने क्या किया कि जर्मनी को यूनिफाइड करने में प्रशा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। पहले तो नेपोलियन था, जब नेपोलियन जर्मनी की विजय करता था, पूरे जर्मनी को उसने एक जो है फेडरेशन में बांध दिया और उसके ऊपर शासन स्थापित किया। तो जर्मन के लोगों को ये लगा कि हमें भी यूनिफाइड होना चाहिए, हमें भी यूनाइट होना चाहिए। तब जब नेपोलियन वहाँ से हट जाता है, तो हटने के बाद जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, शुरू होती है। और पहले तो कुछ राजाओं ने विरोध किया, इसको अपोज किया, लेकिन जो लीड यूनाइट करने का जो काम किया वो प्रशा ने किया। तो प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण होता है। और उसके ऊपर जो असर था, जर्मनी भी जो था अलग अलग देशों के वर्चस्व में था, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा असर था वो ऑस्ट्रिया का असर था। किसका? ऑस्ट्रिया का असर। चेयरमैन था वो, चेयरमैन था। हाँ, तो ऑस्ट्रिया का असर था, फ्रांस का असर था, ठीक है ना, और अलग अलग देशों का असर था। तो वो लोग उनके अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट हुआ करते थे, तो उनके महत्व को ख़त्म करना सबसे बढ़कर के फ्रांस था। तो इसीलिए इनको जो है अलग अलग फ्रंट पर इनको लड़ाई लड़नी पड़ी, यूनिफिकेशन की लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है ना। तो बाकी इसको हम लोग देख लेंगे कल की तारीख में, कल, और इसके बाद फिर कल एक टॉपिक और भी खत्म करेंगे हम। ये है इम्पीरियलिज्म एंड द कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद और हाँ नहीं 5-6 दिन चलेगा, इतना टाइम नहीं आपको। नहीं, मैं डेलिबरेटली धीमा पढ़ाया हूँ, इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि ताकि थोड़ी सी आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब तेज़ पढ़ाएंगे ताकि जो पीछे चल रहा है वो हो जाए।